दोस्तों काफी शानदार ये वीडियो रहने वाली है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने वीडियो ओपन कर ही ली है तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आप लोग की दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं, बजट भी और इकोनॉमिक सर्वे भी, एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों का कवर हो जाएगा और क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, उसमें भी अगर आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक सर्वे से, और वो क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो गया था। तो यूपीएससी के द्वारा ही वो पेपर बनाया गया था। तो आगे भी कोई पेपर हो रहा है आप लोगों का यूपीएससी का, एनडीएस, सीडीएस, प्रीलिम्स, या फिर कोई आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बजट का कम से कम और इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर दे दूंगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बचने वाला है। पर छोटी सी आप लोगों को यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। वो क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ढंग से आप लोगों को सुनना पड़ेगा वीडियो को एंड तक। टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल टकटकी लगाकर वीडियो को देखने का आप लोगों को, और इसका एक बार थोड़ा सा रिविजन और कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के माइंड में बिल्कुल एक एक पॉइंट पर क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो यार, थोड़ा सा तो हिम्मत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, पर लेकिन उसको रटने के पॉइंट ऑफ से मत देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल दिमाग रख के आप लोगों को देखना है, ठीक है। और ये जो आप लोगों का जो बजट रहेगा, उसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बिल्कुल एक जिस्ट दे रखा है, यानी कि जिस्ट जो दे रखा है कंप्लीट, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम है यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से, यहाँ पर काफी सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका फायदा उठाना। बाकी इसके अलावा आप लोगों को अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तो यहाँ पर जाकर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग इसी चैनल के ऊपर है ना, जो कि आप लोग यहाँ पर मैंने बताया, तो इसमें आप लोगों को पीडीएफ सारी मिल जाती है, जिसके चलते आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, यानी कि आप लोगों के माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगा वो बेसिकली आप लोगों का दूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करके चलनी है, ताकि आगे से अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और पीडीएफ यहां पर मैंने बताई दी, आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। जैसे आप लोग वीडियो कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डिस्कशन को पूरा एंड तक देखिएगा। पहले आप लोगों को बजट देखने को मिलेगा शानदार तरीके से, और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू रहेगा। तो एंड तक देखने का मतलब है कि एंड तक देखना, ठीक है। अगर रियलिटी में चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना छूटे यहां से, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एग्जाम के लिए भी और वीडियो के लिए भी अच्छे से देखिएगा। इस बजट में आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों के लिए क्या क्या अच्छी चीजें इसके अंदर हैं, वो सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। पर लेकिन अगर बात करें 2021 की, अगर 2021 में स्पेशल क्या है, वो भी इस बजट में कुछ बताई गई हैं बातें, यानी कि 2021 में खास क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर भी कुछ यहां पर नजर डालेंगे। पूरे बजट का मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूं। आखिर हमारे संविधान में कहां पर मेंशन है बजट के बारे में, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे बजट के अंदर जो भी ओवरव्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी आप लोगों का नहीं बचने वाला है अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक देखोगे। तो अच्छे से एंजॉय करते हुए आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मूवी देखने बैठे हो। मूवी देखते टाइम माइंड पर प्रेशर नहीं होता है, अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करते हो, तो उसी तरीके से इसको एंजॉय करना है। तो कई सारी प्यारी प्यारी बातें यहां पर बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये हमारी आजादी का 75वां सालगिरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारी कंट्री में इसको सेलिब्रेट करने की स्टार्टिंग की जाएगी, यानी कि 75वां जो ईयर है ये अब की बार से स्टार्ट करेंगे। और 2022 में आप लोगों को पता है रीजन क्या है, यहां पर इसको 2021 में क्यों बोला जा रहा है, आप तो बोल रहे हैं 2022 में आएगा ये। रीजन इसका यह है, आप लोगों को पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है कब से, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहां पर जो बात बोली गई है 75वां जो ईयर है हमारी आजादी का, तो ये भी आप लोगों का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। गोवा को यहां पर टोटल 60 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो गोवा भी अच्छे से चीजों को सेलिब्रेट करेगा। और इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, 3 ऐसी कंट्री है जो हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर जिनकी आर्मी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। अब की बार बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इंडो पाकिस्तान जो वॉर थी, जिसमें आप लोगों को पता चला था कि बांग्लादेश हुआ है, यानी कि बांग्लादेश पैदा हुआ है, तो बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाली कंट्री थी भूटान। भूटान ने सबसे पहले बोला हाँ भाई बांग्लादेश हो गया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर इंडिया ने बोल दिया कि हाँ भाई बांग्लादेश हुआ है भैया। तो हमको आखिर हम तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, हाँ थोड़ा सा लेट कर दिया अनाउंस करने में, तो भूटान बाजी मार कर ले गया, वो एक अलग बात है। आप लोगों को यह बताना है कि 2 कंट्री कौन सी हैं इसके अलावा जो हमारी कंट्री में 26 जनवरी की परेड में अपनी आर्मी के साथ पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन है। हमारी कंट्री में अगर बात करें
आजादी के बाद में 8वां जो सेंसस है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप लोग जनगणना बोलते हैं। यानी कि 2011 का सेंसस अभी आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अभी जब 2021 का सेंसस आप लोगों के सामने आ जाएगा, जनगणना जो आप लोगों के सामने आएगी, अब उसके हिसाब से सारा काम चलेगा। तो आगे एग्जाम में आप लोगों को ये 2021 वाला तैयार करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, इंडिया जो है यहां पर जो ब्रिक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है। यानी कि हमारी कंट्री में ये ब्रिक की मीटिंग अब की बार होने वाली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 ये मिशन हम लोग ये लॉन्च करने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हरिद्वार में महाकुंभ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट अब की बार होने वाले हैं, तो ये बजट में मेंशन किए गए हैं हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी। ये है यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हमारी कंट्री का जो बजट है तो ये प्रस्तुत किया जाता है जो फरवरी को, तो ये जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। यानी कि संविधान में बोला गया कि भाई साहब बजट आप लोगों को प्रस्तुत करना ही करना पड़ेगा। इवन अगर किसी की डेथ भी हो जाती है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, तो भी बजट नहीं रुकता है, क्योंकि ये संविधान में बोला गया कि ये ऑब्लिगेशन है। यानी कि मर्जी नहीं है आप लोग ही काम करो या ना करो, आप लोगों को ये प्रस्तुत करना ही करना पड़ेगा। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारे संविधान में पार्ट 5 में जो चैप्टर 2 है उसमें आर्टिकल 112 जो है ये बात करता है, बोलता है कि एवरी ईयर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यहां पर एक तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की जाती है। तो ये कोर्स करेगा कि पार्लियामेंट के लिए यहां पर कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत की जाए, जिसको कॉमनली हम लोग बजट बोलते हैं। यानी कि जो बजट शब्द आप लोग यूज करते हैं वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना, बजट शब्द नहीं लिखा है संविधान के अंदर, ठीक है। बजट जो होता है ये काफी जो सीक्रेसी में तैयार किया जाता है, यानी कि किसी को पता नहीं होता है जब तक पब्लिक के सामने नहीं आ जाता है। ये अगले साल का डॉक्यूमेंट है जो हमारी कंट्री में जो भी खर्चा होगा। इससे पहले क्या होता है, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। जो बजट जो है, बजट होता है अगले साल का, क्या अगले साल हम लोग खर्च करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता है लास्ट ईयर का, कि हम लोगों ने अब तक खर्च किया है, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखा जाता है। और ये नॉर्थ ब्लॉक जो है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है उसके पास में नॉर्थ ब्लॉक है, तो यहां पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है। अब तक का हमारी कंट्री का जो बजट था 2016 तक अगर बात करें, ये फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डेज हुआ करता था, यानी कि फरवरी के एंड में बजट प्रस्तुत करते थे। पर लेकिन यहां पर ये लगा यार फरवरी के एंड में सही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये फरवरी के एंड में आप लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद में टाइम बचता नहीं था, मार्च में आप लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते थे और 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट करना पड़ता था बजट, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो आप लोगों को पता चला 1 ही महीना बचा है हमारे पास में। पर लेकिन अब फरवरी के 1 फरवरी से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, आसानी से हम लोग डिबेट डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं और 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में एक अच्छा खासा टाइम अब बच जाता है नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले। तो 2016 तक तो ये हमारी जो पद्धति चली हुई आ रही थी कि हम लोग, हमारा जो बजट था ये हम लोग कब प्रस्तुत करते थे, ये फरवरी के एंड में प्रस्तुत करते थे। पर लेकिन इसके बाद में हम लोगों ने फरवरी के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। एक मैंने क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था, चलिए इसके बारे में बताइए। पहले हमारा बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता था, अब दिन में 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ये हम लोगों ने कब चेंज किया, इतना बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में चेंज किया था। आप लोग ये बताइए उस टाइम पर हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग होगा, जाकर सर्च कीजिएगा, ये आप लोगों को जानने को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं बजट का। आप लोगों के सामने जो यहां पर अब चीजें देखने को मिलेंगी वो सारी आप लोगों के सामने यहां पर आने वाली है। पेज देखकर मत घबराइएगा कि 19 पेज है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है, बाकी तो बहुत सारा डेटा है जो आप लोगों को रटना नहीं है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, तो वहां पर इकट्ठी चीज आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक एक चीजें हम लोग यहां पर इसमें देखेंगे, खास खास वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है अब की बार के बजट में, जिससे आप लोग ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं और कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे, तो उनका रिवीजन भी आप लोगों का होता रहेगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर आप लोग रेगुलर हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं, पीआईबी वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये लगेगा यार बहुत सारी चीजें तो हम लोगों को पता है इस बजट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सटेंड की गई हैं जो पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सारी चीजें घूम घूम कर वही आती रहती हैं। अगर रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर को एक पकड़ लो ना, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो ये समझिए बहुत सारी टेंशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी कंट्री का फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट है, यानी कि अब तक जो बजट था उसकी कॉपी प्रस्तुत की जाती थी, पर लेकिन ये पहला ऐसा बजट है जो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे भी अब की बार डिजिटल फॉर्म में है और बजट भी डिजिटल फॉर्म में है, कहीं भी कुछ भी प्रिंट
नहीं किया गया है। रीजन क्या है? फिर से वही रीजन है, कोविड-19 जिसने सबकी खस्ता हालत कर रखी है। तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो बजट है ये टोटल मिलाकर अब की बार डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिला। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है यहां पर ये बजट जो है ये 6 पिलर के ऊपर डिवाइडेड है, यानी कि ये 6 पिलर हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा बजट टिका हुआ है। ये जो पिलर है अगर ये आप लोग एक बार माइंड में क्लियर हो गए तो आप लोगों को पूरा ये ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। जो पिलर है पहला तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या होगा, ये हेल्थ और वेलबींग के बारे में, क्योंकि कोविड-19 ने सबकी खस्ता हालत कर रखी है तो हेल्थ और वेलबींग काफी इंपॉर्टेंट यहां पर अब की बार रहने वाला है, आने वाले साल के लिए भी, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना वायरस की चपेट से बचे नहीं है। फिजिकल और जो फाइनेंशियल जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है फिजिकल डेफिसिट यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया हो रहा है तो कमी काफी ज्यादा है लोगों का। अब की बार काफी लोगों की जॉब गई तो इसलिए गवर्नमेंट के हाथ में भी कोई ज्यादा पैसा नहीं है, तो कहां से क्या क्या जुगाड़ पानी किया जाएगा वो सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है फॉर एस्पायरेशनल जो इंडिया है, यानी कि एक तरीके से वो एरिया जो पिछड़ा हुआ है जो छूट गया है हमसे उसको साथ में लेकर आप लोगों को चलना है। आप लोगों ने सुना एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वो यहीं से निकल के आते थे जो एरिया ऐसे जो ढंग से डेवलप नहीं है तो उनको ढंग से फोकस देकर चलने की बात यहां पर की गई ताकि सबको साथ में लेकर चला जा सके। नेक्स्ट जो पिलर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है री इन्विग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि पुनर् एक तरीके से जीवन भरना, इनके फिर से आशा की किरण भरना, फिर से एक जोश भरना। जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब किसी इंसान को आप लोग एक अच्छी एजुकेशन देते हैं ना, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ में आप लोग उसको अच्छी एक हेल्थ प्रोवाइड करा दो तो वो जॉब करने लायक हो जाता है, यानी कि पैसा कमाने लगता है। तो हमारी कंट्री पैसा कमाएगा तो टैक्स भी पे करेगा तो कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, तो ह्यूमन कैपिटल बन गया वो। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अब की बार खर्चा करने वाले हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ज्यादा इसमें खर्चा करते नहीं थे, पर अब इसमें करना पड़ेगा क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आगे कब तक रखोगे, अब तो अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरे का सहारा लेकर आप लोग ओनली चल सकते हैं, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। तो वही बातें यहां पर है। मिनिमम गवर्नेंट और जो मैक्सिमम गवर्नेंस है उसके ऊपर पहले से ही फोकस करें, कम से कम लोग रहें और ज्यादा से ज्यादा काम करें, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहां पर ये फॉलो करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्या क्या बातें हैं तो एक एक पिलर हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट न रहे। तो सबसे पहला जो पिलर है यहां पर ये बात की जा रही है हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। इसमें जो पैसा यहां पर दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है 2,23,840 करोड़ रुपए, जो कि हेल्थ और वेलबींग के लिए दिया जा रहा है, यानी कि अच्छी स्वास्थ्य रहना आप लोगों का काफी ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट ये कि 137% ये बढ़ गया है। पहले जो कितना था ये 94,000 करोड़ था, अब कितना हो गया? 2,23,000 करोड़ ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पूरा फोकस कहां पर रहने वाला है? एक तो प्रिवेंटिव, एक क्यूरेटिव और दूसरा है वेलबींग। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना। आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले भाई साहब उसका सॉल्यूशन कर लो, क्यों फालतू में उसको बीमारी में आप लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हो। ये होता है प्रिवेंट करना, यानी कि पहले ही आप लोग सुधार लो चीजों को। क्यूरेटिव, भैया आप खराब हो गई हैं चीजें तो सुधारनी पड़ेगी। और वेलबींग, कैसे चीजों को अच्छा और रखा जा सकता है, इसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। इसके चलते जो वैक्सीन है यहां पर कोविड-19 की, उसके लिए जो पैसा दिया गया यहां पर ये 35,000 करोड़ के करीब, आप उस 35,000 करोड़ यहां पर इसके लिए दिए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, खासकर कोविड-19 के लिए जो पैसा दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखिएगा आप लोग। ये दवाई का नाम मेंशन कर दिया गया यहां पर न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, निमोनिया की बीमारी की दवाई है ये, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारी ही कंट्री में बनाई गई है, तो मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं है। तो यहां पर जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है ये निमोनिया की बीमारी के लिए हमारी कंट्री में बनाई गई है, और ये अभी कई राज्यों में दी जा रही है। आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है एनुअली 50,000 बच्चों को ये दवाई दी जाएगी, ताकि जो बच्चों की जो चाइल्ड डेथ होती है, सॉरी 50,000 जो चाइल्ड डेथ होती है बच्चों की इस निमोनिया की बीमारी की वजह से, उसको रोका जा सके। इनके बच्चों को दी जाएगी, जो 50,000 के करीब जो डेथ हो रही है वो इस बीमारी से हो रही है, तो ये बीमारी का इलाज यहां पर ये दवाई करेगी। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं, अपनी ही कंट्री में बनाई गई दवाई हम लोग यूज करेंगे, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है इसी के अंदर, ये बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। हेल्थ में बोला गया प्रधानमंत्री, जो आप लोगों ने सुना ना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो स्वास्थ्य भारत जो योजना है, तो उसके चलते आने वाले 6 साल में लगभग यहां पर ये 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके साथ में मिलकर यहां पर काम किया जाना है। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसके चलते हम लोग चीजों को सुधार सकें। तो इसी में से देख सकते हैं आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की बात की जा रही है, जो कि खासकर रूरल और अर्बन दोनों में यहां पर वेलबींग सेंटर खोले जा रहे हैं,
जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में पता है क्या प्रॉब्लम रहती है, हमारी कंट्री में जो डॉक्टर हैं खासकर गांव में जाना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा, तो उन चीजों को भी सुधारा जाएगा। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो वायरोलॉजी है उनको यहां पर ओपन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे। 2 मोबाइल हॉस्पिटल खोले जाएंगे जिनको कहीं पर भी किसी भी तरीके से चीजों को लेकर जाया जा सके। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, ये रटनी है आप लोगों को, ये अगर आत्मनिर्भर जो भारत जो योजना है उसके बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग यहां पर इनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी, तो इसलिए ये आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 स्टेट के अंदर। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोले जाएंगे, लगभग 602 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 जो मेट्रोपॉलिटन जो हेल्थ सर्विलेंस यूनिट बनाई जाएंगी। इंटीग्रेटेड हेल्थ जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल यूनियन एंड स्टेट में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। 17 न्यू पब्लिक हेल्थ जो यूनिट है वो आप लोगों को नई अभी यहां पर निकलती हुई नजर आएंगी। और जो इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है ये है ये रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। और 9 बायोसेफ्टी लेवल जो 3rd लेबोरेटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, एक तो ये वाला हो गया जो इंपॉर्टेंट है, जो खासकर WHO के साथ में आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ में जो ऊपर बोला गया यहां पर ये कि कितना पैसा यहां पर कब तक के लिए खर्च करने वाले हैं आत्मनिर्भर के लिए। तो ज्यादा चीजें नहीं रटनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इसके बारे में ही कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग यहां से एक अच्छा खासा पॉइंट यहां से लिख पाएंगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों के सामने है ये न्यूट्रिशन के बारे में। आप लोगों को पता है मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से पोषण माह के बारे में, पोषण वीक के बारे में, तो ये सारे रिवीजन हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो मिशन पोषण ये 2 इसका जो सेकंड पोर्शन है वो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को ये चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा आप लोग क्वेश्चन बताइए, चलिए आप लोगों ने शायद रिवीजन भी किया होगा, मैंने आप लोगों से अभी यहां पर जो माह के बारे में बात की थी, तो ये माह के बारे में आप लोग बताइए ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पोषण माह कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये बात की जा रही है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। आप लोगों को मैंने कितनी बार डिस्कस किया है यहां पर, जल जीवन मिशन, हिंदू में पता नहीं कितनी बार और नैनो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जल जीवन मिशन को बोला जा रहा है 2,87,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर डेटा। ठीक है, अगर बात करें ये यहां पर हमारी कंट्री में जो सप्लाई है वाटर सप्लाई के बारे में बात करें तो जो यूनिवर्सल वाटर सप्लाई है ऑल 4,378 जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके लिए, और इसी के साथ में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा ये 500 जो अमृत सिटीज है उनके अंदर में। ठीक है, तो यहां पर काफी सारा काम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। बाकी ये यहां पर स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, तो इसके चलते हमारी कंट्री में अब फिलहाल इसका जो मिशन 2 स्टार्ट हो गया है, तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन इसको बोला जा रहा है, जो यहां पर 2.0 है। तो ये 5 साल में आने वाले टाइम में इसको 1,41,678 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आखिर आप लोगों को क्या दिखाता है, इतना पैसा जो दिया जा रहा है यहां पर, इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में जो पहले बात की गई नहीं था स्मार्ट सिटी हमारी कंट्री में होने वाली है, तो उस स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग इसको बोल सकते हैं। वो स्मार्ट सिटी वाला जो पैटर्न है वो यहां पर फॉलो किया जा रहा है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक सही तरीके से काम यहां पर चल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ लिखने के लिए आता है आप लोगों से कि स्वच्छ भारत मिशन जो यहां पर 2 चल रहा है यहां पर ये अर्बन वाला, इसके बारे में आप लोगों को कुछ लिखना है, तो आप लोग क्या क्या यहां पर लिख सकते हैं। तो बात की जा रही है कंप्लीट फीकल जो स्लज रहेगा, यानी कि जो मल मूत्र रहेगा उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, जो वेस्ट वाटर रहेगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर फोकस देगा। दूसरा सेग्रीगेट करेगा जो भी गार्बेज है, यानी कि जो पॉलिथीन वगैरह है उसको अलग रहेगा आप लोगों का, जो वैसी प्लास्टिक वगैरह है, और जो जैसे सब्जी के छिलके, जो आप लोगों के फलों के छिलके, ये सारी चीजें जो है इनको अलग किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा मैंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की थी कि जो गाय हैं अगर उनको हम लोग ये सारी चीजें खिला देते हैं, जो ये सब्जी के छिलके वाला कचरा होता है, तो वो एक अच्छी खाद एक आप लोगों को देगी। वो जो खाद है वो इतनी अच्छी होती है कि हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं खेतों में डायरेक्ट। हम लोग को जो यूरिया वगैरह वो सब चीजें जो यूज की जाती है उनसे हम लोग बच सकते हैं, यानी कि एक तरीके से जो केमिकल जो होता है बेसिकली उनसे हम लोग अपनी फसल को बचा सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारी झेलनी पड़ रही है। इसी के बाद में बात की जा रही है रिड्यूस करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, नारियल पानी पीने जा रहे हैं आप लोगों को प्लास्टिक का स्ट्रॉ दिया जाता है, तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, यूज एंड थ्रो जिसको बोलते हैं। सिंगल पेन लेकर आते हैं यूज एंड थ्रो वाला, वो आप लोग
लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कहीं आप लोग कुछ खाने जाते हैं, प्लास्टिक की चम्मच आप लोगों को मिलती है, यूज एंड थ्रो वाली आप लोगों को मिलती है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। अगर इनको बंद कर दें हम लोग तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। रिड्यूस किया जाएगा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में तो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है नैनो मैगजीन, उसमें यह बताया था कि आज की डेट में निमोनिया तक हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से। याद आ रहा है आप लोगों को? तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग बोलते थे कुपोषण का शिकार बच्चे होते हैं, वैसा पोल्यूशन भी ऐसी ऐसी बीमारी फैला रहा है आज की डेट में, तो इसके बारे में बात की जाएगी। बायो रेमेडिएशन के बारे में बात की जा रही है, ताकि जो डंप किया जाता है, ये डंपिंग जो साइट होती है, उनको कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे चीजों को सुधारना है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सिटीज को अच्छा करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन को भी यहां पर क्लियर करने की बात की जा रही है। और 40 जो अर्बन सेंटर है उनको यहां पर खासकर, जिसमें मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से ज्यादा जिनके अंदर पॉपुलेशन है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। जैसे एसएलवी फैमिली पर अभी यहां पर मेंबर जो है हम 1 मिलियन हो जाएंगे जल्दी। तो जिस तरीके से, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल ये लगभग 8 लाख के करीब है। तो इस तरीके से 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, इसको कितना दिया गया है, इसको 2217 करोड़ पैकेज इसको दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली, अगर आप लोग देखेगा, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग खुद के पर्सनल व्हीकल आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर कमर्शियल व्हीकल आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उनको जो पुराने हो चुके हैं उनको फेज आउट किया जाएगा, इनके उनको उठाकर बाहर फेंका जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे व्हीकल रहे जो ज्यादा पोल्यूशन न फैलाएं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वेहिकुलर जो पोल्यूशन रहता है, यानी कि जो आप लोग यूज करते हैं ना, ये सारी चीजें, इनसे पोल्यूशन फैलता है, काफी खतरनाक होता है ये। तो बोला गया कि आफ्टर 20 ईयर जो पर्सनल व्हीकल है तो फिटनेस टेस्ट उसका होगा, इसी के साथ में 15 ईयर बाद में कमर्शियल जो व्हीकल है, तो इसके ऊपर यहां पर अभी तलवार लटकने वाली है। इसके ऊपर काफी फोकस हमारी कंट्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना, कब से सुनते हुए आप लोग आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो उसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री में काफी सारा फोकस किया जा रहा है। तो उसी फोकस में से एक फोकस ही आप लोगों के सामने है, जो यहां पर ये फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि यहां पर जो पिलर आप लोगों के सामने आने वाले हैं, तो ये पिलर नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी हम लोगों ने पूरा एक पिलर जो है वो अपना कवर कर लिया है, हेल्थ एंड वेलबींग का। अभी हम लोग दूसरे पिलर पर आ गए, जिसको बोलते हैं फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। टोटल 6 पिलर बताया ना मैंने आपको, तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें यहां पर, ये बात की जा रही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में PLI बोलते हैं। तो PLI का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्शन के साथ में कुछ इंसेंटिव आप लोग दे दें, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो भी क्वेश्चन के आंसर नीचे देगा उसको मैं जो हर्ट का जो लाइक होता है वो आप लोगों को दूंगा, ठीक है, जो ढंग से आंसर देगा, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट हो गया, कुछ ना कुछ मिल रहा है, इस तरीके से फीलिंग जो आती है, ठीक है, वो वाली जो चीज होती है। तो इंसेंटिव कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है। तो ये यहां पर हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने के लिए और ग्लोबल जो आज के डेट में चैंपियन बनाने के लिए अपनी कंट्री में, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत हमारा इंप्लीमेंट किया जा सके। तो क्या फायदा होगा, देखिए भाई साहब, हमारी ही कंट्री में जॉब क्रिएट होंगी लार्ज स्केल पर, हमारी ही कंट्री में जो टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी लार्ज स्केल पर, हम दूसरों को अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे लार्ज स्केल पर। तो 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इसको 5 साल के लिए। तो प्रोडक्ट जो इंसेंटिव जो स्कीम है यहां पर, ये 13 जो सेक्टर है उनको यहां पर प्रोवाइड जाएंगी, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां पर PLI के बारे में। अगर फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें आगे है यहां पर टेक्सटाइल में ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जा रही है। ये यहां पर क्या होगा, पूरा काम टेक्सटाइल से रिलेटेड चलेगा, और 7 टेक्सटाइल पार्क आने वाले 3 साल में बनाए जाएंगे, ताकि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर सके। देखिए, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, ये वो कंट्री है जहां पर इस फील्ड में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को काम देखने को मिलता है। अगर हमारी कंट्री में हम लोग इसमें काम करना एक बार को स्टार्ट कर देंगे ना, तो फायदा ये होगा कि हमारी कंट्री में ह्यूज जॉब हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये आने वाले टाइम में बोला गया कि 7 जो टेक्सटाइल पार्क हैं, ये रटना नहीं है, आप लोगों को ये पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जाकर अच्छे से इसको 2-4 बार देख लीजिएगा, चीजें याद रह जाएंगी। 1-2 बार लेक्चर सुन लेना, ये पूरी साल काम आने वाली है चीजें, ये ऐसा नहीं कि आज पढ़कर खत्म करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि तसल्ली में आराम से फ्री माइंड से सुनो, पहले से सुन लो, बस सुनना है, ठीक है। फिर दूसरी बार जब सुनो फिर उसको ढंग से सुन लेना, तो आप लोगों को सारी चीजें याद रहने लगेगी आराम से सेकंड रिवीजन के टाइम पर। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला था ना, NCERT कैसे पढ़नी है,
पहले एक बार ओवरव्यू ले लो बस, अच्छा सा, तो ये ओवरव्यू ही ले लो बस, आप लोग ज्यादा रटने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। यहां पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो ढांचा खड़ा किया जाता है, तो इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी बोला गया है। इसको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 7400 प्रोजेक्ट के लिए इसको यहां पर एक्सपेंड किया जाएगा, और 270 जो प्रोजेक्ट है उनकी जो वर्थ है 1.1 लाख करोड़, ये कंप्लीटेड है यहां पर। तो आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में काम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये भी काफी अच्छा है। अगर बात करें अपने इसके बारे में, देखिए अगर कोई ऐसा काम करना है तो आप लोगों को पैसा चाहिएगा, तो पैसा कहां से आएगा। अब पैसे के बारे में बात करें, फंडिंग की बात की जा रही है यहां पर इस वाले स्लाइड में। बात करें फंडिंग के बारे में, तो फंडिंग में आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एक स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। बिग जो ट्रस्ट मोनेटाइजेशन एसेट्स आप लोग यहां पर लानी पड़ेगी, जो बिग ट्रस्ट जो आप लोग यहां पे कहां से निकाल के लेकर आना है, जो शेयर है, कहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शेयर इनहेंस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने यहां पर बताए हैं, अब आगे इस पूरी जो पीपीटी जो पूरी स्लाइड है यहां पर, ये इस वाली स्लाइड में ये इन्हीं 3 को एक्सप्लेन करेगा। पहला पॉइंट है यहां पर क्रिएट करना इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या बोला गया कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि सारी एरिया को देखेगा। 20,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इसको स्टैब्लिश करने के लिए, और फिर इसको लैंड करने के लिए दिए जाएंगे 5 लाख करोड़, यानी कि इतना लगाकर तो इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा, और फिर ये पैसा दिया जाएगा ताकि ये लैंड कर सके। इसी के साथ में जो डेट फाइनेंसिंग होती है, यानी कि उधारी वाली फाइनेंसिंग जो होती है बाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसको FII आप लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर फोकस देते हुए आप लोगों को चीजें नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर ये टर्म आने वाली है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है यहां पर, ये इनेबल किया जाएगा अमेंड करने के लिए। ये है INVITS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। दूसरा यहां पर REIT, इसको बोलते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये यहां पर इसके अंदर चेंज किया जाएगा ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो क्रिएटिंग जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, देखिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि चीजें ऐसी हो रही हैं कि टफ कुछ सुनने को मिल रही हैं, पर लेकिन ये अगर आप लोग 2-4 बार सुन लोगे ना इनको, आप लोगों को ये ऐसे लगने लगेगा जैसे किसी का नाम सुनते ना पहली बार कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। जैसे आप वो बने जो शक्तिमान में गंगाधर अपना नाम बताता था कि क्या था वो, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, कुछ ऐसा करके बोलता था वो, तो वही वाली चीज है। 3 इडियट में आमिर खान अपना नाम बताता है, श्यामल दास रणथोड़ दास छाछड़, पता नहीं क्या क्या, तो वही चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है आप लोगों को ओढ़ है, पर लेकिन 1-2 बार सुन लेंगे तो फिर ये चीजें ऐसी है कि आप लोगों को ये काफी लंबे समय तक याद आने वाले हैं। बुढ़ापे तक भी कभी बजट प्रस्तुत किया जाएगा ना, और इनके बारे में सुनोगे तो आप लोगों को याद आएगा यार ये तो पढ़ी थी हम लोगों ने ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्यों ना एक बार ही निपटा लो इनको अच्छे से। ओके, आगे चलते हैं। क्रिएटिंग जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वाली बात हो गई यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर बिग जो ट्रस्ट ऑन मोनेटाइजेशन एसेट्स के बारे में। इसमें अगर बात करें तो जो फोकस रहने वाला है यहां पर नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन जो लॉन्च की जा रही है, इसमें जो एसेट्स मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, तो 5 ऑपरेशनल टोल रोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करेगी। इसी के साथ में ट्रांसमिशन एसेट्स के बारे में अगर बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे यहां पर। यह है क्या है यहां पर इसका, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत यहां पर इसको दिए जाएंगे। डेडिकेटेड जो कॉरिडोर जो है फ्राइट कॉरिडोर, यानी कि सामान ले जाने वाले, रेलवे पर काफी फोकस किया जा रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है इनको। इसी के साथ में जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये कुछ चीजें हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहां पर बनानी है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, वेयर हाउसिंग एसेट्स के बारे में बात की जा रही है जो हमारी कंट्री में जो भी सेंट्रल PSUs हैं, और स्पोर्ट स्टेडियम के बारे में बात की जा रही है। यानी कि वो एरिया जहां जहां पर हम लोगों को खर्चा करना है तो इनके लिए पैसा लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसके लिए जो बेसिकली 5.54 लाख जो कोर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बजट एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2021-22 के लिए, यानी कि इतना खर्चा ये कर सकते हैं यहां पर। ये तो इंक्रीज कितना हुआ इसमें, 34% का इंक्रीज हो गया। पहली साल जो था यहां पर ये भाई साहब 4.12 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया ये 5.54 लाख करोड़ हो गया। तो 34% के करीब यहां पर चीजें जो है वो बढ़ रही है इसके अंदर में। इसी के साथ में 2 लाख करोड़ जो है यहां पर ये स्टेट की जो ऑटोनोमस बॉडी है उनके लिए दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए जो है डिपार्टमेंट, जो ये ज्यादा रटने वाला नहीं है, इसको छोड़ो, मतलब बेसिकली मोटा मोटा हल्का सा आइडिया रखेगा, ठीक है। सारे पॉइंट रटने नहीं है, फिर से बता रहा हूं, एक समझ लीजिए इसको, एक ओवरव्यू सा लग जाएगा तो फिर आप लोग इनको याद रख पाएंगे। और वैसे रटने बैठोगे तो भाई साहब अभी तो 4थे पेज पर ही आए हैं, अभी बहुत आगे चलना है जिंदगी की बाजी अभी बहुत आगे तक लेकर आप लोगों को जानी है।
नेक्स्ट बात की जा रही है रोडवेज और हाईवेज के बारे में। तो रोडवेज और हाईवेज में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर बात की जा रही है कि ये 1,18,101 लाख करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, ठीक है, जो कि पहले जो था यहां पर पहले यहां था 1,08,230 करोड़, यानी कि बढ़ के मिला है इसको भी। इसमें जो हमारी कंट्री में जो भारतमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। ये पिक्चर आप लोग देखते हैं, ये है भारतमाला परियोजना, हमारी कंट्री को इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में एग्जाम में कि क्या भाई साहब ये नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करती है? बिल्कुल कवर करती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को। और इसको कंफ्यूज मत करना सागरमाला के साथ में। सागरमाला आप लोगों का नीचे वाला पोर्शन होता है, जो आप लोग जाते हैं ना सागरमाला की जब बात करते हैं, तो सागरमाला जो नीचे वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे मैप के अंदर, यानी कि सागरमाला आप लोगों के लिए किसके लिए आएगा? ये इस पर्टिकुलर रीजन के लिए सागरमाला आएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है। तो भारतमाला और सागरमाला में कंफ्यूजन मत रखना, ओके। तो ये मेन पॉइंट हो गया। बाकी ये कहां पर कितना लगा दिया, कितना खर्च करने वाले और कब तक क्या करने वाले, तो मार्च 2022 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये रटने वाला नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कितना पैसा यहां पर मिला है भारतमाला के लिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें तो ये बात की जा रही है इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तमिलनाडु को कितना मिला है, केरला को कितना मिला है, ठीक है, वेस्ट बंगाल को कितना मिला है। तो ये बेसिकली देखने को मिल रहा है आसाम को नेक्स्ट 3 ईयर में क्या क्या काम किया जाना है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ये थोड़ा सा जो आगे बढ़ने वाला है, जो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या किया जा रहा है? एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, बंगाल जो यहां पर बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे हो गया, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे हो गया, इसी के साथ में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, रायपुर विशाखापट्टनम वाला एरिया होगा, चेन्नई सेलम कॉरिडोर हो गया, यहां पर अमृतसर जो यहां पर जामनगर वाला एरिया हो गया, इसी के साथ में यहां पर दिल्ली कटरा वाला हो गया। तो इनकी टाइमलाइन दे रखी है कब कब यहां पर इसको बनाना है और कहां कहां तक यहां पर इसके लिए कितना बेसिकली यहां पर इसकी लेंथ है और कब तक इसको कंप्लीट करना है, कब इनिशिएटिव किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी रटने वाली नहीं है, पर पता तो होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है देश के अंदर। किसी के साथ में बैठकर डिस्कशन भी कर सको तो उसको बता सको, लगे कि हाँ यार पढ़ने वाला बंदा है, ठीक है, टाइम पास नहीं करता है लड़का बैठ कर। और ये दोनों के लिए है, ठीक है। कभी बोलो कि लड़कियां बोलने लगती है सर लड़कों के बारे में बात करो, यानी कि सबके लिए है जो भी यहां पर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है एडवांस जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो न्यू 4 और 6 लेन हाईवे बनाए जा रहे हैं। स्पीड जो रडार देखने को आप लोगों को मिलेगी, वेरिएबल जो मैसेज साइन बोर्ड आप लोगों को नजर आएंगे। अगर आप लोग कभी भी जैसे कि यहां पर ये दिल्ली के आसपास वाले रीजन में जो पेरिफेरल बने हुए हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, उस पर कई सारे साइन बोर्ड आप लोगों ने नॉर्मली देखे होंगे। और जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। खासकर इसरो भी हमारी कंट्री में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मिलकर यहां पर काम करती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बात करी आप लोगों से? ये मैंने आप लोगों से बात कर ली यहां पर किसके बारे में? रोड एंड हाईवेज के बारे में। तो भाई साहब रेलवे थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो रेलवे को रोड एंड हाईवेज से कम पैसा मिला है रेलवे को कितना मिला है यहां पर? रेलवे को मिला है यहां पर 1,10,055 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि पहले के कंपेयर में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो यहां पर ये करने वाले हैं। तो ये रेलवे के बारे में है। अब रेलवे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारी कंट्री में नेशनल रेल प्लान फॉर 2030 के लिए बनाया जा रहा है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम 2030। तो ये याद रखिएगा 2030 के लिए है यहां पर, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 2030 के लिए, ऐसे ही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, हमारी कंट्री में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है। जो ब्रॉड गेज जो रेलवे रूट है दिसंबर 2023 तक, यानी कि दिसंबर 2023 तक याद रखना है, 2023 तक का सारी जो रोड है ब्रॉड गेज वाले उनको इलेक्ट्रीफाई करने की बात की जा रही है। यानी कि बिजली से ट्रेन चलेगी ताकि कोयले से जो चलने वाली ट्रेन है उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर ब्रॉड गेज जो रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तो कितना कितना कब किया जा रहा है वो है, ये याद नहीं करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये मेक इन इंडिया के तहत यहां पर ये काम करना है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक का, इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर ये एडिशनल इनिशिएटिव है, कई सारे छोटे छोटे जो यहां पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग बात करिएगा तो यहां पर जो बेसिकली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर ओनली सामान भेजा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो यहां पर जो सोनागर गोमह सेक्शन है यहां पर ये, तो इसको देखने को मिल रहा है ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम किया जा रहा है, ये भी नहीं आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फ्यूचर के जो कुछ प्रोजेक्ट है इनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, जिसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखेगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कॉरिडोर कहां से बन रहे हैं? तो ईस्ट जो कॉरिडोर है यहां पर ये खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए। खड़गपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल के लिए। और विजयवाड़ा कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर। तो खड़गपुर से विजयवाड़ा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में ये है यहां पर नेक्स्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पहला था यहां पर ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, दूसरा यहां पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में जाना है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये बात की जा रही है, ये है यहां पर
भूसावल कहां पर है? ये है यहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और जा रहा है खड़गपुर। खड़गपुर कहां पर है? खड़गपुर है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसी के साथ में नेक्स्ट ये कहां तक जाना है? ये जाना है धनकुनी। धनकुनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, और इसी के साथ में ये महाराष्ट्र से जो वेस्ट बंगाल के अंदर चीजें आप लोगों को देखती हुई नजर आएगी। यानी कि इसीलिए बोला गया ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये महाराष्ट्र से लेकर और आप लोगों को वेस्ट बंगाल तक चीजें देखने को मिल रही है। नॉर्थ वेस्ट जो कॉरिडोर है यहां पर, ये है यहां पर इतारसी, ठीक है। तो इतारसी से लेकर यहां पर विजयवाड़ा। इतारसी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, और विजयवाड़ा मैंने भी आप लोगों को बता दिया ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये फ्यूचर के कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट आप लोगों को ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, विस्टाडोम एलबीएच। ये कोच है हमारी कंट्री में, जो जिनको बोलते हैं लाइक होपमैन बुर्ज, जो जर्मनी के द्वारा यहां पर ये बेसिकली बनाए गए थे। तो हमारी कंट्री में इनको यूज किया जा रहा है आगे काफी अच्छे लेवल पर। हम कहां पर बनाते हैं इनको? तो याद रखना, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंदर है, जहां पर एलबीएच कोच बनाए जाते हैं हमारी कंट्री में। रेल कोच फैक्ट्री कहां पर? कपूरथला पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये रेलवे वाला सिस्टम हमारा खत्म हो गया। रोडवे देख लिया, रेलवे देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में। आइए अब शहरों में यानी कि अर्बन वाले एरिया में क्या क्या खर्च करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर मेट्रो के बारे में बात की जा रही है। धड़ल्ले से मेट्रो बनेगी भाई साहब, बहुत सारी मेट्रो बनाई जा रही है। 18,000 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं यहां पर, ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव के तहत यहां पर दिए जा रहे हैं, जिसके चलते 20,000 के करीब बसेस भी चलाई जाएंगी। इसी के साथ में जो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो चलाई जाएंगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग आप लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी चीजें। ये कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे छोटी छोटी सी जो मेट्रो चलाई जाती है, अब तो बड़ी बड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है। बस नुमा आकृति में 2-3 बस को एक साथ जोड़ दो, तो इस तरीके की आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एसी के इलेक्ट्रिक जो कोचेज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रबर के टायर देखने को मिलेंगे। ये एलिवेटेड ट्रैक पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्मॉलर छोटे छोटे स्टेशन नजर आएंगे, ताकि जहां पर ज्यादा जगह ना, मेट्रो के स्टेशन तो बनाने के लिए आप लोग को ज्यादा जगह चाहिए, ये ऐसे छोटे छोटे एरिया में भी आप लोग काम कर सके, ठीक है। ट्रेन जो है मैक्सिमम ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। 40 से जो 50% चीपर रहेंगी मेट्रो से काफी सस्ती रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे एरिया में काम देखने को मिल रहा है। अब मेट्रो में तो आप लोगों को ह्यूज काम करना पड़ता है, तो ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और मेट्रो की बात की जा रही है, कोच्चि मेट्रो के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में चेन्नई मेट्रो के बारे में बात की जा रही है, बेंगलुरु मेट्रो के बारे में बात की जा रही है। तो ये मेट्रो जगह जगह बनाई जा रही है हमारी कंट्री में, तो उनके लिए कहां कहां पर कितना कितना पैसा दिया जा रहा है, तो ये उसके लिए है यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नागपुर मेट्रो के बारे में बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इस एरिया से आप लोग आते हैं, कोच्चि नागपुर इन सबसे, तो आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछेगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा इसमें, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, बिजली वगैरह है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए 179 गीगावाट की बात की जा रही है, और 1.41 लाख जो यहां पर सर्किट किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2.8 लाख हाउस होल्ड तक इसको पहुंचाया जाएगा आने वाले 6 साल में। टारगेट बढ़ा है, देखते हैं कैसे पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 3,05,984 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं 5 साल के लिए। और इंपॉर्टेंट जो याद रखने लायक चीज है वो है ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। हमारी कंट्री में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में बात की जा रही है, ताकि जो एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। कोयले वगैरह जैसी चीजों से, पेट्रोल डीजल इनसे हटकर हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से पोल्यूशन फ्री एनर्जी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के बारे में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कैटेगरीज में, तो यहां पर जो बात की जा रही है, जो इंटरेस्टिंग चीजें जानने लायक, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये बात की जा रही है क्या क्या इसके बारे में। सबसे पहले तो ये पब्लिक प्राइवेट मोड पर काम करने वाले हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना सर खपाएगी, तो दोनों को मिलकर काम चलेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, डबल करने की बात की जा रही है रिसाइकलिंग कैपेसिटी। जो रिसाइकलिंग किया जाएगा उसको डबल किया जा रहा है। 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024 तक। तो क्वेश्चन क्या याद करने लायक कि डबल कैपेसिटी की जाएगी रिसाइकलिंग की, कब तक? 2024 तक, और इससे 1.5 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो पोर्ट शिपिंग वाटरवेज वाली कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि 2024 तक इसको डबल किया जाएगा। छोटी सी बात है, कोई बड़ी तो है नहीं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। जब ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसको डाउनलोड कर पीडीएफ को, उसको पीडीएफ को हाथ में लेके बैठना, और फिर बस उसी को अंडरलाइन कर लेना। नोट्स बनाने नहीं बैठना है, पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, और उसके ऊपर आप लोग अंडरलाइन कर लेना, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, वीडियो देखते देखते उसको अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। तो फिर आप लोग आसानी से इसको कवर कर पाओगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में बात करें, तो उज्ज्वला स्कीम जो हमारी कंट्री में लगभग 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी यहां पर कवर कर रही है, और 100 मोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बोला जा रहा है कि यहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाया जाएगा आने वाले 3 साल में। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, न्यू गैस पाइपलाइन जम्मू एंड कश्मीर के लिए बोली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा,
ताकि चीजों को ढंग से सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, ये नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बात की जा रही है। तो सिक्योरिटी मार्केट कोड को इवॉल्व करने की बात की जा रही है ताकि उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले। ठीक है, तो गुजरात जो इंटरनेशनल जो सिटी है यहां पर ये वाली, इसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कैसे इनहेंस करना है उसके बारे में आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। और हमारी कंट्री में जो रेगुलेट करता है, कौन करता है इन सारे एरिया को, तो ये करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसको हल्का सा आइडिया रखेगा, ये हमारी कंट्री में सारी चीजें रेगुलेट करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कैपिटल लगभग 1000 करोड़ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिलेगा और 1500 करोड़ रुपए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी कंट्री में जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाली बॉडी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इसी के साथ में अगर आगे चलूं आप लोगों से, जो बात की जा रही है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन बन सकता है कि एफडीआई की जो लिमिट है 49 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। ये परमिसेबल जो इंक्रीज कर दी गई है। फॉरेन ओनर और कंट्रोल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट वो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। जब तक हमारे हाथ में आप लोगों को जो शेयर है उसके 50% या फिर उससे ज्यादा हमारे हाथ में रहेंगे, यानी कि जब तक हमारे हाथ में 51% शेयर है तब तक हम उसके ओनर है, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। पर लेकिन जैसे हमारे पास में 49% शेयर आ गए तो इसका मतलब वो प्राइवेटाइज हो गई। तो अगर 74% तक उसको ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब प्राइवेटाइज के हाथ में उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इसी के साथ में एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ये सेटअप की जाएंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद होगा, मैंने अभी जो वर्ड बोलूंगा आप लोग समझ जाएंगे, बेड बैंक करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बेड बैंक। ठीक है, तो बेड बैंक की बात की जा रही है। रिकैपिटलाइज किया जा रहा है जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनको 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2021-22 में भी, ताकि उनकी हालत न बिगड़े। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो अमेंडमेंट टू द DICGC एक्ट 1961, ये क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये बेसिकली कॉर्पोरेशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि आप किसी बैंक में आप लोग कोई डिपॉजिट करते हैं, पता चला बैंक लूट गया, तो आप लोगों की कोई ना कोई गारंटी देने वाला होना चाहिए ना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, हमारी कंट्री में एक एक्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी लंबा नाम है, मुझे बहुत पहले मैंने सुना था, तब से मुझे इसको जब भी देखता हूं मुझे एकदम याद आ जाता है। मैंने कहा ऐसा भी कोई नाम होता है क्या, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको सरफाइसी एक्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये 2002 का था। इसके चलते अभी बात क्या की जा रही है, रिड्यूस किया जा रहा है 50 लाख से लेके 20 लाख तक का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, तो उनको बेसिकली विद मिनिमम एसेट्स ये 100 करोड़ रुपीस। तो यहां पर अगर कोई बात करें तो मिनिमम जो डेट रिकवरी की बात की जाएगी तो इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। इसी के साथ में बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में बोलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि एक तरीके से जो चीजें हैं उसको, ये क्या शब्द बोलो इसके लिए, मतलब एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सेम पैटर्न यहां पर है, डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत, ताकि आराम से काम कर सके, तो कोई दिक्कत ना देखने को मिले। इसी के साथ में प्रमोट किया जा रहा है जो भी स्टार्टअप होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ताकि हमारी कंट्री में अच्छे से काम कर सके। 1 पर्सन 1 कंपनी, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगी जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर, ये बैन नेक्स्ट वाले इसमें ये है, यहां पर ये एनसीएलटी को बोलते हैं बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ई कोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि कल को अगर कंपनी के कोई केस पढ़ते हैं यहां पर उनको सुधारा जा सके। ठीक है, और इसी के साथ में ये 182 डे से हटाकर इसको 120 डे कर दिया गया, ताकि जो सिचुएशन है उसको आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि जो बात करें ना जो 1 पर्सन 1 कंपनी वाली मैंने बात की है, तो इसमें अगर रिड्यूस करना है रेजिडेंसी लिमिटेड जो है बेसिकली कि कितने दिन तक रहकर आप लोग कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो 120 डे कर दिया कि रहकर भी आप लोग कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये छूट दी गई है ताकि आसानी से कंपनी बना लो, तो कंपनी बनाओगे तो जॉब मिलेगी, तो वो फंडा चल रहा है बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ में ऑल्टरनेटिव मेथड लाने की कोशिश की जाती है, डेथ रिजोल्यूशन, जो उधारी उसको कैसे रिजोल्व करना है, खासकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में। तो ये फोकस आप लोग देखते हैं। MCA 21 ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ई गवर्नेंस की बात की जा रही है जो 21st सेंचुरी का वर्जन है, तो वर्जन 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं
जो कि इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला है कि पॉइंट एक नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा बस सांस बनाए रखना आप लोग, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है मुझे पता है, पर लेकिन देखिए सारी चीजें कवर करने में यार इतना तो बनता है फिर, वरना फिर दो चार चीजें आप लोग को बता के छोड़ देता, काम चल जाता, आप लोग बोलते हैं ठीक है, आप लोग भी खुश हो जाते, तो वो वाला काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल के बारे में बात करें, ये तो 2 दिन से मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो हमारी नैनो मैगजीन यानी कि पीआईबी वाली वीडियो आती है, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन 17,000 करोड़ मिले, ओनली 3% कवर किया गया है। अब की बार का जो टारगेट है ये 1.75 लाख करोड़ है, यानी कि सुधर गए हैं, थोड़ा घटा दिया है, ठीक है। तो बजट एस्टिमेट में यहां पर आप लोग देखते हैं क्या क्या किया जा रहा है, बीपीसीएल, एयर इंडिया, ये सारे बेचे जाएंगे, इनमें से जोन जोन से डूबने वाले हैं, पवन हंस हो गया, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये सारे को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और इसी के साथ में 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। यानी कि ये जो बोले गए ना ऊपर वाले, ये तो सारे डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि फिर भी गवर्नमेंट के हाथ में ही जो मेजोरिटी शेयर रहेंगे ताकि ये डिसीजन ले सके, पर लेकिन ये जो आईडीबीआई ये सब चीजें इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी कि 50% से ज्यादा दूसरों को बेचा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको याद रख लेना। बात की जा रही है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ली जा रही है, जो एलआईसी नहीं है, एलआईसी पॉलिसी वाली कंपनी, उसके लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए न्यू आप लोगों को यहां पर प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलेगा, और नीति आयोग को भी बोला गया काम करो भाई साहब, कहां से पैसे हम लोग लाकर ला सकते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाओ ताकि चीजें आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकें और टाइमली मैनर में चीजों को हम लोग सुधार सकें, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर यही है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट से रिलेटेड यहां पर ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए सेपरेट अरे, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने आ गया, ये है हमारा तीसरा, अभी दूसरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब तीसरा यहां पर ये बात किसके बारे में बात की जा रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल जो इंडिया है। तो इसमें कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े ही पॉइंट है, कुछ कवर करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बोला जा रहा है कि 1.5 टाइम्स यहां पर कवर किया जाएगा, और इसी के ऊपर पूरा जो किसान है वो रोला कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। व्हीट, राइस और पल्सेस को भी बढ़ा दिया गया है, तो ये कुछ डेटा है। अब की बार सबसे ज्यादा यहां पर डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो रटना नहीं है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इसके बारे में स्वामित्व स्कीम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम जो है हमारी कंट्री में, ये इसके लिए बात की जा रही है कि ऑल स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है उसको बढ़ाया जाए, उसको ये बेसिकली एक्सटेंड की जाएगी। स्वामित्व का मतलब लैंड रिकॉर्ड से आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड की बात की जा रही है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट दिया जा रहा है, ये भी यहां पर अभी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो इनहेंस किया गया 6.5 लाख करोड़ से 16, सॉरी, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में माइक्रो इरिगेशन जो फंड है वो यहां पर 10,000 करोड़ है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में याद रखेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर आप लोगों को याद होगा। ऑपरेशन ग्रीन जो है काफी पहले लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल जो है इसको 22 पेरिसेबल जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो खराब होने वाले प्रोडक्ट है, खेतों में से उगाए जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनके लिए भी अब इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन एक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में जो हमारी कंट्री में 1.68 जो करोड़ फार्मर है उनको बोला जा रहा है रजिस्टर कर चुके हैं, और 1.4 लाख जो करोड़ यहां पर ट्रेड वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा ई नैम के थ्रू। 100 के जो 1000 के करीब मोर मंडीज आप लोग यहां पर जो ई नैम के थ्रू ये कनेक्ट आएंगे, इनके इंटरनेशनल जो नेशनल लेवल पर कनेक्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत यहां पर ये काम किया जाएगा, और एपीएमसी जो मंडी है जिनको बोल रहे हैं बंद कर देंगे, तो उसके चलते काम किया जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वाला और भी इंटरेस्टिंग है, यहां पर ये थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। 5 मेजर फिशरी जो एक तरीके से जो हब बनाए जा रहे हैं यहां पर, कोच्चि कहां पर है, केरला के अंदर है। चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये पैरादीप कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। और नेक्स्ट यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये है पटवा घाट, ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो इनको जो फिशिंग का जो जोन हब बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में मल्टी सीवीड पार्क तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, तमिलनाडु में तो कुछ ज्यादा फोकस आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो मल्टी सीवीड जो पार्क है, इनको एक बार आप लोग देख लीजिए, कुछ ऐसा नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सी वीड या फिर सी वेजिटेबल भी इनको बोलते हैं, एक एल्गी होता है, काई नहीं बोलते जिसको आप लोग, तो ये होता है बेसिकली। तो इसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है, ताकि यहां पर इस चीज को भी इनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर गुणगान गा रही है गवर्नमेंट अपनी की माइग्रेंट वर्कर को क्या क्या चीजें की जा रही है उसके लिए। तो हम लोगों ने 1 नेशन 1 कार्ड चलाया, कितने लोगों को इससे फायदा हो गया, 86%, ये सब चीजें। पोर्टल से हम लोग आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें रह गई हैं, किस किस तक क्या क्या चीजें पहुंचाई जा सकती थी, तो इनके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। 4 लेबर कोड थे हमारी कंट्री में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरी। तो यहां पर अगर लिखने के लिए आ जाए, ये आप लोग ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। जो 4 लेबर कोड है हमारी कंट्री में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग वर्कर कौन से होते हैं, जैसे पिज्जा डिलीवरी वाले आप लोग के पास में आते हैं, ठीक है, ओला उबर वाले आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। मिनिमम वेज कवरेज की बात की जा रही है, इंप्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
एजुकेशन के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन वर्कर जो है उनको, वुमेन वर्कर को अलाउ किया जाएगा ऑल कैटेगरी में, खासकर नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए उनको प्रॉपर एक माहौल बनाया जाएगा ताकि सिक्योरिटी उनकी प्रोवाइड कराई जा सके। इसी के साथ में यहां पर जो बर्डन है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन वाली चीजें देखने को मिलेगी ताकि जल्दी से चीजें स्टार्ट हो सके, तो इसमें भी यहां पर बर्डन को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर 4 लेबर कोड के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये यहां पर एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात की जा रही है। स्टार्टअप ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने यहां पर ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में बात की जा रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, 2016 में लॉन्च की गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये। इस स्कीम में एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है, जो SC ST और वुमेन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस स्कीम को बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे स्टार्टअप स्कीम है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, पैसा वगैरह कुछ दिया जा रहा है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये स्कीम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। तो ये आप लोगों के सामने आ गया चौथा पिलर। ठीक है, मैंने बोला था ना थोड़ा सा पिलर है, तो चौथा पिलर अब आप लोगों के सामने आ गया। तो स्कूल एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये 15,000 स्कूल जो है वो यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कंपोनेंट इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। 100 सैनिक स्कूल जो है नए बनाए जाएंगे हमारी कंट्री में, जो एनजीओ है यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट के साथ में मिलकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में अगर आप लोग बात करते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, तो आगे और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये भाई साहब, इसको याद रखना थोड़ा सा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये लेह के अंदर यानी कि लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों को तो पहले ही पता है कि हमारी कंट्री में एक लव्या मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है जहां पर हॉस्टल में बच्चे रह सकते हैं, तो ये हमारी कंट्री में काफी अच्छे से काम करते हैं। तो इसमें ये ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको यहां पर वेलफेयर की स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। एक ये तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, ये शेड्यूल जो कास्ट है उसके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो मैंने फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये PDF डाउनलोड करनी है और फिर आप लोगों को पॉइंट नोटेड करते रहना है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अप्रेंटिस एक्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में जो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो नेशनल अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग स्कीम है उसके बारे में बात की जा रही है। 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसी के साथ में जापान मिलकर काम करेंगे हमारे साथ में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो स्किल, टेक्निक, नॉलेज, ये सारी चीजों में तो जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट। ठीक है, तो ये याद रखना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और जापान ये मिलकर काम करने वाले हमारे साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और यहां पर ये बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि आगे आने वाले टाइम में और भी कई सारे एरिया में इस तरीके से कई सारी कंट्री हमारे साथ में काम करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, जापान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात पे आ गए यहां पर, यानी कि अब हम कौन से नंबर पर आ गए, 5वें नंबर पर हम लोग आ गए। ठीक है, 5वां पिलर, एक पिलर और बचा है इसके बाद में। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इसके चलते हम लोग बेसिकली 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 5 साल के लिए, 50,000 करोड़, ताकि अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। इसी के साथ में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको NTLM आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर बात करें PSLV के बारे में बात की जा रही है, PSLV C51, तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ब्राजील, अमेरिकन सैटेलाइट और सम इंडियन सैटेलाइट भी आप लोगों के लिए यहां पर नजर आएंगे। तो ये हमारी कंट्री से लॉन्च किया जाएगा। गगनयान के बारे में बात की जा रही है, गगनयान मिशन के लिए तो 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है उनको पता है आप लोगों को कि रशिया की हेल्प से हम लोग इनको स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च व्हीकल भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा दिसंबर 2021 में। इसी के साथ में डीप ओशियन मिशन के लिए यहां पर जो बात की जा रही है, तो इसके लिए यहां पर 4,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाला जो यहां पर है, तो ये यहां पर लोग देखते हैं कि इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। यहां पर ब्राजील के सैटेलाइट वगैरह हम लोग देखने को मिलेंगे, और यहां पर रशिया की हेल्प से हम लोग यहां पर गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब है आप लोगों के सामने लास्ट पिलर, जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या क्या बातें हैं, यहां पर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड जो हेल्थ प्रोफेशनल है उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि जो हेल्थ जो है उसमें हम लोग मिलकर काम कर सकें। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग अच्छे से इंप्रूव कर सकें, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर बेसिक फंडा इसका यही है कि हमारी कंट्री में हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार कर सकें और इन चीजों को हम लोग सुधार सकें। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफ कमीशन बिल लाया जाएगा हमारी कंट्री में, ये बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ में जो कंसिलिएशन जो मैकेनिज्म है वो देखने को मिलेगी सेंट्रल PSUs के लिए। बाकी बताया गया कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, ये देखेंगे यहां पर 3,768 करोड़ रुपए दिया रहे हैं डिजिटल जो सेंसस के लिए, जो सेंसस हमारी कंट्री में तैयार किया जा रहा है ना, उसके लिए 3,768 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
300 करोड़ रुपए दिया जा रहा है गोवा को। गोवा की जो एक तरीके से डायमंड जुबली जो सेलिब्रेट करने वाला है ना गोवा, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताई थी, वीडियो के एंड में भी एक बार फिर से बता दूंगा, तो गोवा को मिलने वाला है यहां पर ये। और इसी के साथ में 1000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं टी वर्कर के लिए, खासकर जो बच्चे और वुमेन काम करती हैं यहां पर, किस 2 राज्य के लिए, आसाम और वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये 6 पिलर आप लोगों के कवर हो गए यहां पर। अब थोड़ा सा फिस्कल पोजीशन देख लेते हैं। अब की बार का जो हमारा जो यहां पर बजट है ये 34.83 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि पहले यहां पर 30.42 लाख करोड़ का था, ठीक है। तो यानी कि ये बढ़ गया है हमारी कंट्री में, तो बजट एस्टिमेट जो है हमारा बढ़ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया है भाई साहब, 9.5 हो गया यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आमदनी, अठन्नी और खर्च रुपया। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा ये हो गया, जो कि सोचने वाली बात है। आने वाले टाइम में इसको अचीव करने की बात की जा रही है कि इसको 4.5 पर लेकर लाया जाएगा। देखते हैं कैसे लेकर आप आते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ाया था, इसको बोलते हैं फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे हम लोग को चीजों को मैनेज करना है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसको देखते हैं अभी यहां पर कैसे कैसे चीजों को मैनेज कर चला जाता है। तो यहां पर बेसिकली ये मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि कैसे आप लोग चीजों को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। नेट बोरोइंग जो है ये भी देखने को मिल रही है कि स्टेट जो है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। 4% जो स्टेट है वो यहां पर एक तरीके से अपना जो बेसिकली 4% यहां पर स्टेट को यहां पर एक तरीके से रिकमेंड किया गया कि स्टेट को अलाउ किया गया 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि आप लोग बोरिंग कर सकते हैं। और अगर कोई एडिशनल कोई कंडीशन पड़ती है उल्टी सीधी, तो 5% तक भी आप लोग यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। जो कि फिस्कल डेफिसिट जो है बोला जा रहा है 2023-24 तक का 3% पर आप लोगों को लेकर आना है, ये भी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही बोला गया है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एनके सिंह जी है, उनकी अध्यक्षता में ये सारी बात की जा रही है। 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा और क्या बातें बोली गई हैं जो इंप्लीमेंट की जा रही है कि 2021 से लेकर 2026 तक का यहां पर हमारी कंट्री में 41 जो प्रतिशत यहां पर स्टेट को शेयर दिया जाएगा, जो 42 था वो 41 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1% यूनियन टेरिटरी के लिए रख लिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए, क्योंकि अभी नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। बाकी 42 ही है, अगर इसको भी आप लोग इसमें ऐड कर दोगे तो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी डायरेक्ट टैक्स के बारे, कॉर्पोरेट के बारे में बात की जा रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कम की जा रही है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हमारी कंट्री में लोवेस्ट हो गया है, स्मॉल टैक्स पेयर को हेल्प की जाएगी। ये इस टैक्स पेयर का जो रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2014 से लेकर 2020 तक डबल हो गई है। तो अगर कुछ लिखने के लिए आता है हमारी कंट्री में आप लोगों को टैक्स से रिलेटेड, तो लिख सकते हैं। फेसलेस असेसमेंट और यहां पर एक तरीके से फेसलेस अपील आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन जो है उनको 75 साल से अगर ऊपर हो गए तो उनको टैक्स नहीं फाइल करना पड़ेगा, कुछ ये बात है। इसी के साथ में अगर कोई केस पहले 6 साल तक का खोल सकते थे, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है अब 3 साल कर दिया, यानी कि पुराने झंझट में नहीं पड़ते हैं यार, ठीक है। ऐसी बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सीरियस जो टैक्स इवेजन केस है उसके बारे में रीओपन किया जा सकता है ओनली अप टू द 10 ईयर, ठीक है, जो 50 लाख या फिर उससे ज्यादा ऊपर का होता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की जा रही है, तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। 1 लाख टैक्स पेयर यहां पर जो सेटल टैक्स डिस्प्यूट की बात की जा रही है, जो कि ओवर 85,000 करोड़ के आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर तो मैंने क्वेश्चन भी की वीडियो बनाई थी मॉर्निंग में, उसमें भी डिस्कस किया था विवाद से विश्वास तक का। तो ये डायरेक्ट टैक्स के लिए याद रखना, ठीक है, जो कि 30 जनवरी 2021 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही थी। रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं एनआरआई को, चलिए अच्छी बात है। इंसेंटिव दिए जा रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी में, ताकि चीजें अच्छे लेवल पर चल सके। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। देखिए अगर सपोर्ट आप लोग करते हैं ना किसी चीज को इस तरीके से, तो उससे क्या रहता है, अगर यहां पर अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी तो कई सारे लोग अच्छे से काम करते हुए नजर आएंगे। तो सपोर्ट प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कुछ और बातें यहां पर यही है कि इंसेंटिव डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। रिलीफ दिया जा रहा है कई सारे एरिया में, ठीक है। खासकर इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये बेसिकली टैक्स के बारे में, ठीक है। एक तो टैक्स हॉलिडे की बात की जा रही है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनको टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है ताकि आप लोग टैक्स फाइल न करें, ठीक है। इसी के साथ में अगर घर खरीदना चाहते हैं आप लोग अफोर्डेबल, तो ये आप लोग यहां पर 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, ठीक है। अफोर्डेबल हाउस को टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है ताकि हमारी कंट्री में हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है सबके लिए जो घर बनाने की बात की जा रही है 2022 तक, वो सबको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम कोड है उसके बारे में, और जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो टैक्स सिटी है उसके बारे में, तो इसको भी यहां पर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है ताकि अच्छे से काम धंधा किया जा सके। ईज ऑफ फाइलिंग टैक्स, यानी कि टैक्स आसानी से कैसे फाइल कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है।
लेबर वेलफेयर के बारे में बात की जाए, कैपिटल गेन टैक्स यहां पर स्टार्टअप को 1 साल और दे दिया है ताकि आप लोग अपना टैक्स जो है उस पर ज्यादा बर्डन न पड़े। और बाकी का जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी छूट भी दी जा रही है स्टार्टअप को 31 मार्च 2022 तक। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर चलकर यहां पर चीजों को और अच्छे से सुधारने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बाकी ये सारी वही चीजें हैं कि कैसे कैसे आप लोग जीएसटी को अच्छा बना सकते हैं, ये कुछ बातें बोली गई हैं इसके बारे में। कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कंट्री में जो ड्यूटी रेशनलाइज करेंगे तो अच्छे लेवल पर लोग आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये रहता है हमारी कंट्री में बाहर से सामान आना, बाहर से अंदर से सामान बाहर जाना, वो थोड़ा आसान रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोबाइल आप लोगों के लिए महंगे हो गए हैं, ठीक है। मोबाइल को थोड़ा महंगा कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो पहले नील था वहां पर 2.5 का मोबाइल पर अभी टैक्स यहां पर लगा दिया गया है, जो सम पार्ट्स होते हैं मोबाइल के, ठीक है। कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है कुछ चीजों पर, जैसे सेमी और फ्लैट या लॉन्ग प्रोडक्ट हैं जो नॉन अलाय वाले स्टेन यानी कि स्टील के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो भी हटा दी गई है स्टील के प्रोडक्ट पर, यानी कि स्टील सस्ती होने वाली है, ऐसा बोल सकते हैं। कॉपर के जो स्क्रैप होता है उसको उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो घटा दी गई है। बाकी यहां पर ये सारी चीजें तो वही हैं, कई सारी ड्यूटी लगाई जा रही हैं। और क्या क्या है यहां पर, ये ड्यूटी ऑन सोलर, जो बेसिकली देखिए बाहर से जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आते हैं ना उसको ताकि हम लोग अपनी कंट्री में बना सके तो उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते जो यहां पर बात की जा रही है तो बोला जा रहा है कि सोलर जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर ड्यूटी है 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, ठीक है। और सोलर जो लैंटर्न है यहां पर ये 5 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है ताकि इंक्रीज किया जा सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी कि अपनी ही कंट्री में हम लोग चीजों को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं बाहर वालों को दबाने का, ठीक है। अपनी ही कंट्री में अच्छा काम हमारी कंट्री में हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसमें तो वही छोटी छोटी बात है, टनल बोरिंग मशीन पर ये कर दिया गया, ये आप लोगों के लिए काम की नहीं है। ये बेसिकली डेटा इसलिए दे रखा है ताकि आप लोग हल्का सा नजर डालें, मेंस के लिए आप लोग थोड़ा बहुत इनको यूज कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्या क्या चीजें जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है यहां पर जो कस्टम ड्यूटी बात की जा रही है कॉटन पर इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। ताकि देखिए बेसिकली कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो उसका देश से बाहर जाना और देश के अंदर आना चीजें जो है वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो इंक्रीज कर दी गई है यहां पर, जो नील थी उसको 10 कर दिया गया है। रो सिल्क के ऊपर भी इंक्रीज कर दिया गया 10 से 15। एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सेस है वो यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में पेपरलेस, फेसलेस, इन सब चीजों की बात की जाए ताकि कोई फालतू की चीजें देखने को न मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड-19 में क्या क्या अचीवमेंट गिनाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई, आत्मनिर्भर, ये सारे, वन नेशन वन टैक्स, ये सारी चार्ट। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी 2021 कैसा रहने वाला है। बाकी जो विजन की बात की जा रही है, एक इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हम लोग क्या करेंगे, संकल्प क्या है यहां पर, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। इसी के साथ में संकल्प के बारे में बात की जा रही है, नेशन फर्स्ट, फार्मर की इनकम डबल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी यूथ, एजुकेशन फॉर यूथ, ऑल एजुकेशन, वुमेन इंपावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इसी के साथ में अमृत महोत्सव 2022 में ये सेलिब्रेट किया जाएगा जब 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं यहां पर जिनसे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान ने बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उसी तरीके से कुछ बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर यही है, एक रंगीन पेन ले लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले तो बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो यहां पर जो पार्लियामेंट में एवरी ईयर ये क्या होता है, हमारी कंट्री में जो बजट आता है उसके पहले आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता है। जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जैसे आप लोगों को याद होगा ना, संविधान जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर साहब, तो उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था ताकि आगे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। तो जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो होते हैं वो तैयार करते हैं। फिर आगे चलकर इसको चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हो गई, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उसी के साथ में सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो इसमें गलती, कमियां, खामियां उसको चेक करते हैं। और फिर जब इसमें ठप्पा लगाया जाता है फाइनल वर्जन पर, तो वो लगाते हैं यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से। और ये जो डेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें जो भी डेटा दुनिया भर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू भी दूंगा लेक्चर के आगे। तो ये जो तैयार किया जाता है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। रुकिए थोड़ा सा, जल्दबाजी नहीं, ये पहले इसको सीएसओ बोलते थे, आज के डेट में इसका नाम चेंज हो गया है। अब यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एनएसओ बोलते हैं, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
मतलब क्या इसका मतलब यह है कि पहले जो सीएसओ था, एक तो सीएसओ था जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक था एनएसएसओ जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो सीएसओ और इसी के साथ में जो एनएसएसओ को मर्ज करने के बाद में एक नया ऑफिस निकल के आज के डेट में जिसको बोलते हैं एनएसओ। इसको क्या बोलते हैं? एनएसओ। मतलब क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज की डेट में जो सारा डेटा जो प्रस्तुत करता है वो ये वाला जो ऑफिस है प्रस्तुत करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। मोटी मोटी भाषा में बोलो तो भाई साहब इन दोनों को मिलाकर एक नया ऑफिस बना दिया गया। ये अब ये काम करता है, काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से। आप लोगों को ये बताना है कि जो ये पार्लियामेंट में रखा जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है। आज की डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? चलिए ये आप लोग बताइए। ये तो पता ही होगा यार, हद हो गई अगर ये नहीं पता है तो। ठीक है, आगे बात करूं तो अगर बात करें इंडिया का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में। याद रखना पहला जो इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री का इस टाइम प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ में ये जो प्रस्तुत किया जाता था हमारी कंट्री में तो बजट के साथ में इसको सर्कुलेट किया जाता था। यानी कि जैसे बजट का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाएगा तो 1964 से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ में प्रस्तुत करते थे, पर लेकिन ऑनवर्ड 1964 से हम लोग क्या करने लगे, इसको डीलिंक कर दिया। यानी कि पहले आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर देंगे और फिर बाद में बजट आएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, पहले हिस्ट्री समझिए ना, हिस्ट्री क्या है, तभी तो आप लोग फ्यूचर समझ पाएंगे कि आगे कैसे चलना है। पहले बताया जाता था कि पहले साल में क्या हुआ है और उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो आगे होने वाली है चीजें वो एक तरीके से पुराने साल के ऊपर ही रखी हुई हैं कि पुराने साल में क्या क्रम किए हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में रिजल्ट वही आएगा आप लोग का जो भी आप लोगों ने जो कर्म किए हैं पिछले एक साल में। अगर कर्म अच्छे हैं तो बजट अच्छा आएगा, अगर कर्म अच्छे नहीं है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे अच्छा नहीं है तो बजट भी खराब आने वाला है, यानी कि रिजल्ट भी खराब आने वाला है। तो आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे डिसाइड करेगा कि आप लोग का बजट कैसा होगा, यानी कि आप लोग का जो एक साल एक जो लेखा जोखा है वो तैयार करेगा कि रिजल्ट कैसा होगा। अगर बात करें तो ये एक एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो होता है एक साल के अंदर उसको बताता है। ये फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है। ये बेसिकली पास्ट के जो 12 मंथ है उनकी समरी आप लोग बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी हाइलाइट्स जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो यहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन है उसमें ये बेसिकली रखा जाता है, दोनों हाउस में बेसिकली रखा जाता है बजट सेशन के ड्यूरेशन में, जो कि हमारी कंट्री में 29 जनवरी को रखा गया 2020-21 के लिए, जो अभी आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर का ही रखा गया, फिलहाल 2021 का जो प्रस्तुत किया गया है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका ओवरव्यू लेंगे, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, पेशेंस बना के रखना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आगे एक बात और आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से न्यूज़पेपर छपता है तो न्यूज़पेपर जो होता है वो आप लोगों के लिए नहीं छपता है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा न्यूज़पेपर में, आप लोग का तैयार करके देते हैं। नहीं, वो ऐसे बनाया जाता है कि कॉमन जनता को पता चले कि क्या चल रहा है देश के अंदर। आप लोगों को अपने काम की चीजें न्यूज़पेपर में से निकालनी होती है। सेम फंडा इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। आप लोगों के काम की क्या क्या चीजें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर से निकालनी है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को बैठ के रटना है उसके अंदर से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो काम की चीजें हैं आप लोगों की उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। कहां से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका ओवरव्यू लेके चलना है। तो यानी कि एक तरीके से बैठ के रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। और अगर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये वो चीजें हैं जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए, तो अगर न्यूज़पेपर भी आप लोगों ने पढ़ा है तो एक ओवरव्यू तो आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी साल से न्यूज़पेपर आप लोग सुनते आ रहे हैं और वही इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ओके, तो ये है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर जो ये इसका ऑनलाइन जो अभी आप लोगों को लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना है, इसका बेसिकली एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं जो इनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है एक हाईलाइट की फॉर्म में। तो ये होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कृष्णन सुब्रमण्यन है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। हमारी कंट्री के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वह कृष्णन सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ये है इनके द्वारा, ये अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक लेक्चर भी आप लोगों ने सुना होगा। तो काफी कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो आइए हाईलाइट्स वगैरह देख लेते हैं इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे की। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो वायरल चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो लोगों के द्वारा यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया, वो है हमारी कंट्री का जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री की जो जीडीपी थी 2017-18 में 7% थी, 18-19 में 6.1% थी, 19-20 में 4.2% थी, 20-21 में इसमें -7.7% बोला जा रहा है कि हमारी ग्रोथ रहने वाली है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन लगा दी है। 2020-21 का जो प्रोजेक्शन यहां पर चल रहा है 21-22 के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो उसके लिए लगाया गया कि 11% का हमारी कंट्री का ग्रोथ रहने वाला है।
तो ये जो 11% का जो ग्रोथ है, ये एक एस्टिमेशन ग्रोथ है कि ये हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम बस निकला पड़ा है, पर फिर आगे चलकर आप लोग आलस में आते हैं, कभी शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी पढ़ नहीं रहे हैं, कभी मौज मस्ती चल रही है, तो फिर वो जो है आप लोग की एक्सपेक्टेशन डाउन होती चली जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग में टारगेट है कि आईएएस बनेंगे, और बाद में फिर कई सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो फिर टारगेट से विचलित होने लगते हैं। तो ये अभी फिलहाल का टारगेट है इनका आईएएस बनने का, यानी कि 11% का ग्रोथ चाहिए पूरा। अब देखने वाली बात होगी कैसे कैसे ये ग्रोथ मिलने वाला है। ये एक स्लाइड है जिसमें कई सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। ये कई बार आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन इस स्लाइड से ही बन जाते हैं, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों से मैंने बात की यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में, तो जीडीपी जो ग्रोथ है यहां पर ये बोला जा रहा है 11% रहने वाली है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फिस्कल डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, यानी कि जब जो है खर्चा रुपया हो गया और आमदनी कमाई जो है वो अठन्नी है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अठन्नी हम लोग डेफिसिट में चलेंगे। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है। तो जो डेफिसिट अभी यहां पर बोला जा रहा है 20-21 के लिए, ये 3.5 यहां पर इनका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो बाकी का आगे अभी पता चलेगा आप लोगों को। बाकी यहां पर अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन जो है सीपीआई अगर बात करिए आप लोग यहां पर जो, और डब्ल्यूपीआई है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो यहां पर नेगेटिव में पहुंचता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये सीपीआई जो है यहां पर आप लोगों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 6.6 देखने को मिल रहा है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको एमपीसी आप लोग बोलते हैं, तो उसका टारगेट क्या दे रखा है, उसका टारगेट दे रखा है कि आप लोगों को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करनी है 4+-2 यानी कि 4+-2 के बीच में आप लोगों को रखनी है, यानी कि बोला जाए तो 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। पर लेकिन 6 की कैटेगरी से इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर नजर आएगा, तो 6.6 के करीब यहां पर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है काफी इंपोर्टेंट जो कि आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग यहां पर देखते हैं जो बात की जा रही है करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में, जिसको सीए भी आप लोग बोल सकते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। बोला जा रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है ये 3.1 के करीब यहां पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है, बेसिकली कंट्री का जो करंट अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो भी दोनों चीजों में, गुड्स और सर्विस के अंदर, और उसी के साथ में जो इंटरनल ट्रांसफर होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है कैपिटल का, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, जिसको हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। तो ये अब की बार का जो यहां पर बोला गया है ये रहने वाला है 3.1%। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, यानी कि आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर आप लोग बोले फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो वो सबसे हाईएस्ट फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नॉर्मली पहले ये लगभग आप लोग 17-18 में अगर बात करें 424 के करीब में हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में बढ़कर 586 हो गया है। आप लोगों को पता होगा जब हमारी कंट्री में एक टाइम ऐसा आया था कि हमको अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला फंडा लाना पड़ा था, यानी कि अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ा था। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी काफी कम रह गया था, हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं था कि हम लोग ऑयल वगैरह भी प्रॉपर में खरीद सके। पर लेकिन आज की डेट में ये फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होता है वो दिखाता है कि कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो एक सही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये बोला गया कि यहां पर हमारी कंट्री का ये 586 जो यूएस बिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा नंबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है जितना अच्छा रहेगा उतना ही आराम से हम लोग जो बेसिकली मेन कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है करेंसी का, उसको भी अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप लोगों के पास में अच्छा है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग वाले सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि 3.4 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया था जो कि अपने पैरों पर खड़ा रहा, बाकी सारे सेक्टर जो है वो मूंधे मुंह पड़े आकर। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो है वो फिर भी जान बचा के रखे हुए था इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर भी। अगर बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो आप लोगों को पता है काफी ज्यादा बुरी हालत आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये नेगेटिव में चला गया, यानी कि -9.6 यहां पर बोला गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसके बारे में भी। सर्विस के बारे में बात करें, सर्विस क्या होती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या फिर में टीचर, इस तरीके से आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है वो भी नेगेटिव में चला गया, क्योंकि कंप्लीटली लॉकडाउन कंट्री के अंदर चल रहा था। तो ये भी काफी लो लेवल पर आज के में चल रहा है, और प्रॉपर सर्विस जो है वो अब तक हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से उनको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इसलिए आज तक भी आप लोगों को यहां पर ये इस साल का जो है, इनके जो साल खत्म होने वाला है, ये नेगेटिव एस्टिमेशन आप लोगों के सामने है। तो ये एक ओवरव्यू है यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर ये वो पॉइंट है जिनको आप लोग अगर आंसर राइटिंग भी करना चाह रहे हैं वहां पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूं, जैसे कि इसके अंदर चैप्टर आप लोग देखते हैं,
तो टोटल मिलाकर आप लोगों को एक से लेकर अगर आप लोग इसको आगे देखेंगे तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहां पर चैप्टर नंबर 1 ये सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड की बात की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने जैसा माहौल बना दिया है तो उसके चलते हमारी कंट्री की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हुई, हमारी कंट्री की का ऑल ओवर वर्ल्ड में सिचुएशन खराब हुई। तो इसीलिए यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे जो अब की बार का प्रस्तुत किया गया है, अगर आप लोगों से पूछे किसको डेडिकेट किया गया है तो इस कोविड-19 के टाइम पर भी जो अपने घरों को छोड़कर लोगों की सेवा कर रहे थे उनको आप लोग कोविड वॉरियर बोलते हैं। तो जो कोविड वॉरियर यानी कि हमारे जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, या हमारे जो भी पुलिस पर्सन हो गए, या फिर जो भी उस टाइम पर कोविड-19 के टाइम पर काम कर रहे थे, जिनको कोविड वॉरियर यानी कि कोविड योद्धा आप लोग बोलते हैं, जिनके द्वारा इसे टैकल करने में हेल्प की गई, तो उनको ये डेडिकेटेड अब की बार किया गया है। और पूरा जो फोकस है यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन को चलते ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि किस तरीके से हम लोगों की लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जान है तो जहान है। तो लाइफ बचाने के साथ साथ में जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको भी वी सेव रिकवरी आप लोगों को यहां पर देनी है ताकि सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। तो ये बेसिक फोकस यहां पर देखने को मिला, यानी कि पहला जो चैप्टर है यहां पर ये कैसे कैसे लाइफ को सेव किया जा रहा है और उसके बेस पर कैसे चीजें चल रही है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में, अगर मैं आप लोगों से ग्रोथ के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो अब की बार -7.5 था ये Q2 में, और Q3 में था ये -23.9%। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में पहुंच गया था और इसको टेक्निकल रिसेशन बोला गया। टेक्निकल रिसेशन कब बोलते हैं? टेक्निकल रिसेशन जब बोलते हैं जब दो कॉन्टिन्यूअस, अगर आप लोग बात करें जो दो कॉन्टिन्यूअस टाइम पर अगर कैसे चल रही है टेक्निकल रिसेशन तब बोलते हैं जब कॉन्टिन्यूअस 2 टाइम आप लोगों को यहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले, तो उसे टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। तो दो ग्रोथ जो दो क्वार्टर जो थे, क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो 3 महीना ये 3 महीना तो 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो उसमें 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव ग्रोथ रहा, जिसकी वजह से टेक्निकल रिसेशन भी आप लोगों को हमारी कंट्री का देखने को मिला। डिमांड एंड सप्लाई जो थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई, जो हमारी कंट्री में जो ग्रोथ जो रहने वाला है, मैंने अभी बताया आप लोगों को ये 11% ग्रोथ बोला गया है। जो ग्रोथ 11% यहां पर बोला गया है ये है रियल जीडीपी ग्रोथ, और बाकी का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी कंट्री में रहने वाला है, तो वो बोला गया 15.4%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर ये है कि जो इन्फ्लेशन को अगर सेट कर दिया जाए वो रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, पर लेकिन जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड रहता है यानी कि महंगाई भी इंक्लूड होती है उसको नॉमिनल आप लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री में 15.4 रहने वाला है। और अगर बात करें रियल जो कि एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो यहां पर 11% हमारी कंट्री में रहने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हमारी कंट्री में अगर बात करें आज की डेट में ये माना जाता है कि अगर आप लोग देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिला, पर फिर भी हमारी कंट्री जो है वो सस्टेन कर गई कहीं ना कहीं। हमारी कंट्री में जैसे मेजर ले गए उनके द्वारा हमारी कंट्री में प्रॉब्लम जो है वो फिर भी चलते चलते भी हम लोग चीजों को संभाल कर ले गए। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक जो सर्वे है यहां पर बोलता है कि वी सेव इकोनॉमी, वी सेव रिकवरी हमारी कंट्री में आने वाली है। वी सेव का मतलब है पहले हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था थी वो यहां थी, फिर लॉकडाउन लगा यहां पर पहुंच गई, अब फिर से यहां पर ये वाली रिकवरी हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जो पावर की डिमांड है, जो ई वे बिल है, जीएसटी कलेक्शन है, स्टील का जो कंजप्शन है, ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में बढ़ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। अब यहां पर जल्दी जल्दी हम लोग चीजों से रिकवर करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म हम लोग को यहां पर गेन देखने को मिलेगा। ये सारी जो राम कहानी है ये चैप्टर 1 के अंदर बताई गई है। इसी के साथ में एक्सटर्नल डेट के बारे में बात की जा रही है। तो एक्सटर्नल जो डेट है यानी कि बाहर से जो उधारी ली जाती है वो हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गया है, ये 21.6% बोला गया है। अगर इसको बात करते हैं मार्च से सितंबर के महीने में कंपेयर करते हैं तो मार्च में जो था यहां पर ये 20.6% था, अब यहां पर 21.6% हो चुका है, यानी कि 1% से जो हमारी कंट्री में जो उधारी है, जो बाहर से उधारी ली जाती है वो बढ़ चुकी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। चैप्टर जो 2 है इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बोली जा रही है। यहां पर बात की जा रही है कि डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अगर ग्रोथ बढ़ता है तो क्या डेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। अब डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है आप लोगों को वो एक बार मैं बता देता हूं, इसको आप लोग समझ पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों ने किसी से पैसा उधार लिया, आप लोगों ने पैसा उधार लेकर उसको प्रोडक्टिव वे में यूज किया, उससे कोई मशीन खरीद ली और मशीन खरीदकर काम करना स्टार्ट कर दिया, वहां से पैसा आया और आप लोगों ने इसका पैसा चुका दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग डेट सस्टेनेबल हो गए, यानी कि आप लोगों ने डेट की उधारी को चुका दिया है, आप लोगों ने आगे फर्दर कोई उधारी नहीं ली है, जो भी उधारी ली थी आप लोगों ने चुका दिया है। वो कैसे हुआ? जब आप लोगों ने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया उसमें ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला। अगर इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता तो आप लोग ये उधारी नहीं दे पाते। तो कहने का मतलब यह है कि क्या ग्रोथ डेट सस्टेनेबिलिटी को कर पाता है? तो हां, ये ग्रोथ जो अगर अच्छा निकल कर आएगा तो डेट सस्टेनेबिलिटी हम लोग कर पाएंगे, यानी कि उधारी को कंट्रोल कर पाएंगे।
एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात की गई है कि हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। यानी कि हमारी कंट्री यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद में हमारी कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि फ्रांस और यूके को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें आज के टाइम में जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, तो हम काफी अच्छे से फिर भी अपनी रिकवरी को सस्टेन कर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डज इंडिया सोवरन जो क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग है हमारी कंट्री की, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को पता हो, अगर थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बी, ठीक है। इसी के साथ में जो BAA3, तो जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मैंने अभी आप लोगों को बोली थी, तो वो आप लोगों को यहां पर ये ग्रेडेड आप लोगों को यहां पर रेटिंग देखने को मिलेगी हमारी कंट्री की। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे मूडीज हो गई, S&P हो गई, इनके द्वारा ये क्रेडिट रेटिंग तैयार की जाती है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री की ये क्रेडिट रेटिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई चैप्टर 3 के अंदर, वो मुझे जो लगी वो बोला गया कि इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारी कंट्री के सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर थे इवन एशिया के अंदर भी, तो उनके एक तरीके सेंटिमेंट्स जो थे ना, ए माइंड विदाउट फियर, तो वो वाला फोकस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। जो फिस्कल जो पॉलिसी है हमारी कंट्री की, वो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रही है। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर भी बताई गई है। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर यहां पर ये बात कर रहा है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ के बारे में। तो आप लोगों को पता है सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है कोविड-19 के चलते जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इनइक्वालिटी जो है अगर बात करें, काफी सारे एरिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, खासकर सोसाइटी में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, और ज्यादा आप लोगों को गरीब होता हुआ नजर आएगा। तो इनइक्वालिटी जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ में अगर बात करें, सिमिलर रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जैसे कि एडवांस इकोनॉमी के अंदर अगर आप बात करें, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ग्रेट इंपैक्ट डालती है जो गरीबी को मिटाने में। आप लोगों को पता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो इनइक्वालिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और इनइक्वालिटी को कंपेयर करने की कोशिश यहां पर की गई है, ताकि इस सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें। तो इसके बारे में यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि इनइक्वालिटी, अगर पुअर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी, तो जहां पर गरीबी होगी इनइक्वालिटी और ज्यादा आप लोगों को वहां पर बढ़ती नजर आएगी। तो ये फंडा आप लोगों को इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर यहां पर बात कर रहा है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। हेल्थ केयर किस तरीके से जो सेंटर है उसके ऊपर काम कर रहा है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने थोड़े लंबे समय से चीजें सुनी है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि हमारी कंट्री में आज के में जो हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो लगभग 1% खर्चा किया जाता है। हमारी कंट्री में जो हेल्थ के ऊपर खर्चा है वो लगभग 1% है, जिसके चलते मैक्सिमम जो खर्चा है लोग अपनी जेब से करते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री में फिलहाल जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोला गया कि 1% से इसको बढ़ाकर ये 2.5 से लेके 3% ऑफ द जीडीपी लेकर जाने वाले हैं। यानी कि अगर हम लोग जीडीपी का लगभग 2.5 से 3% इसके ऊपर खर्च करेंगे, तो हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि अपनी जेब से आज के में लगभग 65% खर्च कर रहा है, वो घटकर 35% पे आ जाएगा। यानी कि आज की डेट में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। समझिए कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है और वो क्या करता है, वो आज के डेट में सब्जियां बेचता है, पर लेकिन जब कोविड-19 चला, लॉकडाउन लग गया, काफी लार्ज स्केल पर वो काम नहीं कर पाया, या फिर कोई खिलौने बनाने वाला था, खिलौने बेचने वाला था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, तो उसका कंडीशन क्या हो गया अगर वो बीमार हो गया तो इसी के चलते यहां पर सारा पैसा वो जेब से खर्च करता था। अगर अब 65 रुपए खर्च करता था तो अब ओनली 35 रुपए खर्च करेगा। अगर बाकी का खर्चा गवर्नमेंट करेगी, अगर 2.5 से बढ़ाकर या फिर 1 से बढ़ाकर 2.5 या 3% हमारी कंट्री की जीडीपी का इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, एक तो वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा था इसमें, उसी के साथ में आयुष्मान भारत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 5 लाख रुपए देने की बात की गई पर फैमिली को। तो ये सारी वही बातें यहां पर ये वाला चैप्टर बता रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसमें बता रहा है टेलीमेडिसिन के बारे में। तो टेलीमेडिसिन को बताया गया, टेलीमेडिसिन क्या होती है, जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो जाती है, यानी कि इंटरनेट और जो हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो इसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का 5वां चैप्टर, जिसका ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया। तो ये 5वें चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो 6वां चैप्टर है यहां पर इसमें बात की जा रही है, ये है प्रोसेस, एक तरीके से जो प्रोसेस रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है
तो वहां पर अगर प्रॉपर वे में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे रेगुलेशन जो है उनको हम लोग इजी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आप लोग बोलते हैं ना कि कोई काम करना है तो वहां पर करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी वहां पर लेकर आ सकते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से सिचुएशन को आसान बनाना, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म आप लोग लेकर आ सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यह भी काफी बड़ा हेल्प करता है चीजों को कंट्रोल करने में और नेगेटिव चीजों से बचाने में। तो ये इस चैप्टर के अंदर, यहां पर छठे चैप्टर के अंदर बात की गई है। चैप्टर नंबर जो 7 है यहां पर बात कर रहा है रेगुलेटरी जो फोरबियरेंसेस है एंड इमरजेंसी मेडिसिन, यानी कि एक दवाई है ना कि स्टेबल डाइट, आप लोग का ये आहार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रेगुलेटरी के बारे में, तो एक तरीके से कुछ भी अगर कंडीशन कोई खराब होती है तो टेम्परेरी टाइम के लिए कंडीशन जो है बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोलते नहीं कि लॉकडाउन लग गया, सब कुछ रुक गया, सारी चीजें वहीं पर ठप पड़ गई है, तो एक तरीके से काफी सारी चीजें जो है वहां पर रुक जाती हैं। तो फिर उसको रिकवरी में लाने के लिए आप लोगों को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, कम से कम गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी, जो बैंक है उनको हेल्प करनी पड़ेगी, और एक तरीके से जो जनता है उसको ट्रस्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक जो क्राइसिस चल रहा है कंट्री के अंदर उसको हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। तो ये एक दवाई की तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये उन पे हेल्प आप लोग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वो अपने आप निकल कर आ जाएंगे। एसेट्स क्वालिटी रिव्यू जैसी चीजें भी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोन वगैरह दिया गया है उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बैंक लोन दिए जा रहे हैं उनकी रिकवरी हो नहीं रही तो बैंक की हालत कैसी रहेगी। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी जो बड़े बड़े बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, टू बिग टू बी फेल वाली कैटेगरी में आते हैं, बाकी दूसरे बैंक जो है वो डूबते जा रहे हैं। अगर वो बैंक भी अगर हिलने लगे कल को तो कंडीशन कैसे सुधरेगी। तो इसलिए जरूरी है कि एनपीए वगैरह जो होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसको हम लोग कम कर सकें, तो उन सब चीजों के भी ऊपर फोकस देकर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर उसी के बारे में बेसिकली एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहां पर ये इनोवेशन के बारे में बात करें, इनोवेशन को लेकर चलने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जैसे इंडिया जो है, ये इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये टॉप 50 जो इनोवेट करने वाली कंपनी है, तो उनमें हमारा नंबर आ गया पहली बार। यानी कि अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ा सा, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलने वाला हूं यहां पर। अगर बात करें, एक इंडेक्स तैयार किया था जिसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2007 से तैयार करना स्टार्ट किया था, और अभी फिलहाल अगर बात करें हमारी कंट्री टॉप 50 में आ गई है यहां पर पहली बार, यानी कि टॉप जो 50 कंट्री इनोवेशन करने में उसमें आ गई है 2020 में। तो इनोवेशन की कैटेगरी में हम लोग अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी सेंट्रल और जो साउथ एशियन कंट्री है, उसी के साथ में जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है उसमें। और ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारी कंट्री में लोवेस्ट है। आप लोगों ने देखा होगा अभी साइंस एंड टेक की पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी, उसके ऊपर मैंने आप लोगों से हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है वो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी कंट्री में काफी कम खर्च कर रहा है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारी कंट्री में बात करें, जो इंडियन रेजिडेंट का जो शेयर है पेटेंट के फील्ड में वो लगभग 36% है, तो वो बढ़कर लगभग अगर टॉप जो 10 इकोनॉमी है इनोवेशन के फील्ड में वो 62% है, यानी कि लगभग हमारा डबल। तो उसमें हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो परफॉर्मेंस है इंस्टीट्यूट और जो बिजनेस की, उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इनोवेशन के फील्ड में जब हम लोग बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो पॉलिसी प्रस्तुत की जाती है तो उससे रिलेटेड है। तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में की गई। अगला चैप्टर है जिसका नाम ऐसा है कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है जय हो, यानी कि आयुष्मान भारत का जो यहां पर जन आरोग्य योजना जो है और उसको हेल्थ केयर आउटकम की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली जो नाम यहां पर दिया गया है जय हो, तो यहां पर ये निकलकर कहां से आ रहा है, ये आ रहा है यहां पर जन आरोग्य योजना जय, और हेल्थ केयर जो आउटपुट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी कंट्री में 2018 में स्टार्ट की गई थी। उसका बेसिक पर्पस यही था कि जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको हम लोग हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा सकें, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। और कोविड-19 को भी उसमें कंटिन्यू किया गया, जिसके चलते सिचुएशन नॉर्मल हो पाई। हमारी कंट्री में आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कशन भी किया था कि अभी रिसेंटली नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया है, अभी वो आधा था, अभी पूरा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 5वें नंबर का प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले 4थे नंबर का था, 2015-16 में प्रस्तुत किया गया था। कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए, तो उसमें क्या क्या बातें बताई गई है वो भी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर प्रेजेंट की गई है। उसमें यह बोला गया था कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है हमारी कंट्री में वो फिलहाल डिक्लाइन हुआ है।
पहले जो था यहाँ पर ये काफी अच्छे लेवल पर था, अब घटकर ये लगभग 20% के करीब पर आ गया, जो कि अगर बात करें वेस्ट बंगाल के लिए, और बाकी 28% है इसके नेबर कंट्री के लिए। इसी के साथ में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल का जो बच्चा होता है उसकी मोर्टेलिटी रेट भी हमारी कंट्री में डिक्रीज हुई है। देखिए इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ये इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हमारी कंट्री में जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन या फिर जो पिल्स वगैरह यूज की जाती हैं, इसमें अगर आप लोग बात करिए कई सारी चीजें बोली गई हैं। एक तो यहां पर जो मॉडर्न मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, फीमेल स्टेरिलाइजेशन और जो पिल का जो यूज है, ये 36%, 22 और 28% रिस्पेक्टिवली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में बात करती हैं, तो इनमें भी कई सारे इंप्रूवमेंट अभी देखने को मिले हैं। तो सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने यहां पर की है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। कोविड-19 को कैसे लेकर चले हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। लास्ट जो चैप्टर यहां पर बात करते हैं द बेयर नेसेसिटी, या बेयर नेसेसिटी में यहां पर बात की जा रही है कि अगर बात करें हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जिस तरीके से आप लोग बात करेगा वाटर, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन या फिर इन्वायरमेंट या फिर जो दूसरी फैसिलिटी है उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर इसको कंपेयर करते हैं 2012 के कंपेयर में, तो हर एक राज्य में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हर एक राज्य की तो मैंने बात कर दी, पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि हाईएस्ट कौन है और इसमें लोवेस्ट कौन है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो बेयर नेसेसिटी में जो इंप्रूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट है वो है केरला पहले नंबर पर, पंजाब दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर और गुजरात है चौथे नंबर पर। तो केरला, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, 4 ये राज्य आप लोग याद रखिएगा, ये राज्य है टॉप नंबर पर जहां पर काफी कुछ चेंज हुआ है। लो यानी कि नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया, तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, तो ये जो है यहां पर इनके द्वारा नीचे से टॉप किया गया है। तो ये इस तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। तो इस वाले चैप्टर में आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, किस तरीके से हमारी कंट्री में जो कंडीशन है बेयर नेसेसिटी, किस तरीके से चीजें फॉलो की जा रही हैं उसके बारे में बताता है। अगर आप लोग बात करेंगे तो हर एक राज्य के अंदर भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई सारे ऐसे राज्य जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें आप लोगों से, मैं बात करूं यहां पर जैसे कि जल जीवन मिशन की बात करें, ठीक है, इसी प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना के बारे में बात करी, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देखिए कई सारे राज्य जो हैं, अगर राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट को भी चेक करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहां पर इस वाले चैप्टर में की गई है। तो टोटल मिलाकर जो पहला वाला एडिशन है आप लोगों का, उसके अंदर आप लोग यहां पर 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर ये ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो ये था आप लोगों के सामने वॉल्यूम फर्स्ट। अब आइए एक ओवरव्यू में आप लोगों को वॉल्यूम सेकंड के चैप्टर का यहां पर देता हूं, उसमें भी आप लोगों को टोटल मिलाकर 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो वॉल्यूम सेकंड है यहां पर, ये वॉल्यूम सेकंड का भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को फ्रंट देखने को मिलेगा, और इसमें भी आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। अब चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर है यहां पर, इसमें ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी है 2021 की, एक मैक्रो व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्रो व्यू यानी कि बड़ा व्यू, पेंडेमिक का क्या कंडीशन रही, किस तरीके से स्प्रेड हुआ हमारी कंट्री में, कैसे टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ाई, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी जो है पेंडेमिक की वजह से डिसरप्शन में आई, वी सेफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकल कर आ रही है, वी सेफ इकोनॉमिक रिकवरी क्या होने वाली है, वो सारी जो राम कहानी है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा चैप्टर जो बात करते हैं यहां पर, ये फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो आज के डेट में जो हमारी कंट्री की जो रिकवरी है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात करेगा, जैसे जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा हमारी कंट्री में, फिस्कल डेवलपमेंट। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएसटी का कलेक्शन जो था लास्ट 3 मंथ में 1 लाख करोड़ हमारी कंट्री में ये कई तरीके से ये क्लियर कर गया। इसी के साथ में रिफॉर्म जो रहा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अकाउंटेबिलिटी लाई गई, वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाई गई, तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए स्टेट को भी सपोर्ट करने के लिए, पेंडेमिक में आप लोगों को पता है सपोर्ट किया गया, स्टेट को उधारी नहीं मिल रही थी, तो वो सारी बातें यहां पर की गई हैं, ठीक है, इसके अंदर में। ओके, बाकी अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर 3 है, ये बात करेगा आप लोगों से एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो यहां पर कैसा रहा कोविड-19 के चलते, उसके बारे में बता रहे हैं यहां पर ये। तो खासकर इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसी के साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक्सपोर्ट बूस्ट कर रही है, इंडिया की इंगेजमेंट कैसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये एक तरीके से जो एक्सटर्नल सेक्टर है, खासकर इसमें एफडीआई भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। हमारी कंट्री में जो फॉरेक्स रिजर्व है, मैंने अभी आप लोगों को बताया 586 बिलियन अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये 8 जनवरी 2021 का डेटा है, याद रखना 586 अभी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, जो कि हाईएस्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में अगर बात करूं एफडीआई या फिर एफपीआई के बारे में, तो काफी अच्छे लेवल पर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते भी ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली, तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो एक अर्थव्यवस्था है फिर भी ट्रस्ट करने लायक है कि लोग आकर यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात बोली गई यहां पर, ये मॉनेटरी मैनेजमेंट और फिस्कल जो इंटरमीडिएटरी है उसके बारे में बात की जा रही है।
मॉनेटरी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में कैसा देखने को मिला, लिक्विडिटी कंडीशन कैसे देखने को मिली, यानी कि लोगों के हाथ में कितना पैसा था, कैसे उसको मैनेज किया गया, क्या हमारी कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम चलता रहा, डेवलपमेंट कैसा रहा जी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में, बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसा देखने को मिला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि बर्बाद होती नजर आई यहां पर, वो कैसे काम कर रही थी उसके बारे में आप लोगों ने बात की। इसी के साथ में जो डेवलपमेंट है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई किस तरीके से देखने को मिला, हमारी कंट्री में जो इंडियन जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, ये इसी के साथ में जो इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में। तो ये सारी चीजें जो है इसका ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर इस वाले चैप्टर में कवर किया जा रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को पूरा ओवरव्यू देकर जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है खासकर शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक है उनका डिक्रीज हुआ है फिलहाल की डेट में, अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं मार्च से लेकर सितंबर के महीने के अंदर में, यानी कि ये एक अच्छा इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं जब से आरबीआई के द्वारा एक डंडा किया गया है, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा टाइट की गया है चीजें, तो ये चीजें यहां पर सुधरती हुई आप लोग को नजर आई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस और इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है वो महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है, पर लेकिन उसके सारे जो भी रास्ते थे वो कोविड-19 ने वो ढेर कर दिए, यानी कि वो काम इस तरीके से नहीं कर पाई जैसे नॉर्मली काम करती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के चलते। अगर बात करें रूरल और जो अर्बन, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो जो इन्फ्लेशन का हालांकि डिक्लाइन होता हुआ आप लोगों को नजर आया, पर लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देखें जो कमोडिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती नजर आई। और स्टेट वाइज भी अगर आप लोग ट्रेंड देखेगा तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। कहीं पर कुछ प्राइस देखने को मिला, सोने का प्राइस देखा आप लोगों ने कितना महंगा हो गया, थाली की कॉस्ट जो है वो बोला जा रहा है इंक्रीज हो गई। थालीनोमिक्स आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत की गई थी, तो थाली की कॉस्ट बोला गया कि यहां पर इंक्रीज हो गई है अब की बार, तो ये आप लोगों को देखने को मिली जून से लेकर नवंबर के महीने में। ठीक है, तो ये इसके बीच में इंक्रीज हुई, पर लेकिन फिर दिसंबर में जाकर इसके अंदर जो है वो कमी आई, यानी कि ये जैसे जैसे बढ़ती और घटती चीजें रही तो ये आप लोगों को देखने को मिला। फूड इन्फ्लेशन में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला, पर लेकिन गोल्ड के प्राइस में अगर आप लोग बात करें तो एक हाई लेवल पर गोल्ड का प्राइस आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा बर्बाद होती नजर आई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आप लोगों से पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट चेंज, इन सब मुद्दों के बारे में यहां पर बात की जाती है। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमारी कंट्री का भी टारगेट है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाए, पर लेकिन कोविड-19 ने कहीं ना कहीं उसमें भी एक विघटन डाल दिया। वॉलंटरी नेशनल जो रिव्यू था, जिसको वीएनआर आप लोग बोल रहे थे, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो है ये यूनाइटेड नेशन हाई जो लेवल पॉलिटिकल फोरम है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी कंट्री में भी इसको प्रेजेंट किया गया। 8 नेशनल मिशन जो थे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो थे, वो फोकस किया गया एडेप्शन, मिटिगेशन और कैसे प्रिपेयर है हम लोग इसको रिस्क को टैकल करने के लिए। नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम के बारे में बात की जाती है। कॉन्फ्रेंस जो 26 है 2021 में, जो कि अभी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बेस पर देखने को मिलेगा आगे क्या काम होगा। अभी फिलहाल कोविड-19 के चलते क्या चीजों को फिर से यहां पर सही किया जाएगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड सोलर बैंक और इसी के साथ में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात यहां पर की गई। ये दो इनिशिएटिव यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी ले गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, तो इसके बारे में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर यहां पर कवर की गई इस चैप्टर के अंदर। आगे अगर बात करूं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो यह चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर है इसके साथ में उसका जो ग्रोथ है वो लगभग 3.4% आप लोगों को देखने को मिला। कोविड-19 के चलते चलते भी ये चीजें हमारी कंट्री में एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिली। अगर बात करूं अलाइड सेक्टर के बारे में तो उसमें लगभग 17.8 के करीब आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में एक अच्छा सेक्टर रहा। अगर डेयरी के बारे में आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, तो डेयरी काफी बड़ा एक जो जॉब प्रोवाइड कराने वाला, और हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर में बात करें तो इंडिया एक काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो शब्द आप लोग यूज करते हैं ना, तो वो आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बोला गया 5.5 करोड़ यानी कि लगभग 5.5 करोड़ लोग यहां पर इसमें कवर किए गए।
जिसके चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इसी के साथ में पीएम किसान योजना में आप लोगों को पता है लोगों को पैसा दिया गया था इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, तो उसको भी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया इस पर्टिकुलर टाइम पर आकर। तो कई सारे ऐसे हैं जैसे कि फिशरी सेक्टर हो गया, उसके ऊपर भी काम किया गया ताकि कहीं ना कहीं जो किसान है जो ऑल्टरनेटिव उनके पास में जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में हम लोग चल सके। फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है जिसको एफपीआई आप लोग बोलते हैं, यानी कि जैसे आप लोग खेत में से टमाटर निकाल कर लेकर आते हैं, टमाटो सॉस बनाकर मार्केट में उसको भेज देते हैं, तो फूड को प्रोसेसिव फॉर्म में आप लोगों ने कर लिया। तो उसके बारे में बात की जाए, फूड को जो मैनेजमेंट कैसे किया जाना है तो उसके बारे में बात की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात की गई, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ, ये 4 मंथ तक देने की बात की गई, मार्च से लेके अगस्त तक का। ठीक है, तो इसके चलते भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जा रही है। कोविड-19 का क्या इंपैक्ट इस पर्टिकुलर एरिया पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। सबसे पहले तो वी शेप रिकवरी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री की जो रिकवरी है वो वी शेप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें 8 कोर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसमें आप लोगों को पता है कि बोला गया कि 15% इंडियन जीडीपी का अनाउंस किया गया। इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी कंट्री की जो रैंक है वो अभी 2020 में वो 63 देखने को मिली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। 2018 में हमारी 77 रैंक थी। तो ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है ये आप लोग बताइए। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर जो 10 इंडिकेटर है उनमें से 7 में हमारी पोजीशन इंप्रूव हुई यहाँ पर। तो सॉरी, इस तरीके से आप लोग देखिए हम लोग काफी अच्छे से जंप किए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी। और इसी के साथ में जो एफडीआई है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में फिलहाल जो 2020 का जो ईयर रहा एफडीआई 2029 के कंपेयर में एक अच्छी एफडीआई आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट हमारी कंट्री में अगर बात करें गवर्नमेंट के बारे में तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम भी चलाई जाती है, जैसे कि यहां पर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि गवर्नमेंट भी काफी अच्छे लेवल पर यहां पर काम करती है, आप लोगों को नजर आती है इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पर ये सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें। सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पर जैसे कि टीचर हो गया, मैंने अभी बताया आप लोगों को, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो इस तरीके से जो भी आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस सेक्टर अभी काफी नेगेटिव वे में चला था, लगभग 16% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके बारे में बताया कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि सारी चीजें रुकी पड़ी थी यहाँ पर। रेलवे की सर्विस ले लो, बस की सर्विस ले लो, हवाई जहाज की सर्विस ले लो, होटल की सर्विस ले लो, सब बंद पड़ी हुई थी। तो इसके चलते काफी ज्यादा उसके अंदर जो गिरावट आई। अब ये भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजें जो है वो यहाँ पर रिकवर कर पाते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर के अंदर अगर हम लोग काउंट करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है आप लोगों के सामने यहाँ पर लास्ट चैप्टर है यहाँ पर, इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोग बोलते हैं। नॉर्मली अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं तो इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने जो यहां पर आप लोगों से बात की है यहाँ पर बेसिकली ये बात की है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया या फिर स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ये सेक्टर होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेंट्रल स्टेट काफी अच्छे लेवल पर अगर खर्चा करे तो यहाँ पर चीजें सही लेवल पर चलती हैं। इंडिया की जो रैंक है, हमारी कंट्री की जो रैंक है, अगर इसमें बात करें 100, देखिए बेसिकली किसके बारे में बात करूं, मैं बात करूं एचडीआई के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो 189 कंट्री में से हमारी जो रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है 131। ये यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं। यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में वो इंप्रूव हुई है, पर लेकिन अप टू द मार्क इंप्रूव नहीं हुई है। रोजगार योजना हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से चलाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना के बारे में बात करें आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारी ऐसी स्कीम और भी चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना हमारी कंट्री में चलाई जा रही है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो गैस के सिलेंडर हमारी कंट्री में किए गए। वेज अंदर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको भी यहां पर बढ़ाया गया, 182 से बढ़ाकर 202 रुपए यहां पर कर दिया गया, तो 20 रुपए का इंप्रूवमेंट उसमें भी देखने को मिला। तो कई सारे ऐसी स्कीम के बारे में बताया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ताकि हमारी कंट्री में जो ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट वर्किंग के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से काम किया गया, इनके सोशल एरिया में कैसे हम लोगों ने काम किया। और सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव चलाएगी। आप लोगों को याद होगा 16 जनवरी को लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव हमारी कंट्री में चलाएगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। तो ये सेल्फ रिलायंट इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी कंट्री में खुद ने वो दवाई बनाई है और खुद ने हम लोगों ने उसको यूज किया है। तो ये बातें सारी इस वाले चैप्टर में बोली गई है। तो दोस्तों कैसी रही ये वीडियो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ओवरव्यू जरूर देना एक तरीके से। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आप लोगों के मन में हो तो आप लोग जरूर बताना। और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि पीडीएफ काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर बजट की। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की तो आप लोगों के पास में रखी होगी, पर लेकिन जो बजट का जिस्ट मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले एक बार दो बार अगर नजरों में को आप लोग निकाल लेंगे
तो बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को। वरना अगर वीडियो देखकर काम चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पीडीएफ भी साथ में रहेगी तो कम से कम एक कंफर्टेबल जोन में आप लोग रहोगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, और रेगुलर जो वीडियो देखते हो उनको जरूर देखते रहो, क्योंकि हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है आने वाले सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी, और अपनी पढ़ाई का भी, और अपनी सेहत का भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।